हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का ओनली आईएएस फाउंडेशन चैनल पर। मैं हूं मोहम्मद आसिम और आज हम लोग एक और नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। आर.एस. शर्मा ओल्ड एनसीईआरटी हम लोग कवर कर रहे हैं और नाउ वी आर फाइनली ऑन चैप्टर 21, जहां मैं आपको गुप्ता पीरियड में जो लाइफ थी लोगों की उसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो चैप्टर का नाम है लाइफ इन द एज ऑफ गुप्ता या लाइफ इन द गुप्ता एज। तो जब मैं आपको ये चैप्टर डिस्कस करूंगा तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, हम लोगों की लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि किस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी कैसे ब्यूरोक्रेसी रन होती थी, कैसे मिलिट्री रन होती थी, कैसे जुडिशरी रन होती थी, इन चीजों को डिस्कस करेंगे। राजा का क्या स्टेटस होता था, किंगशिप फॉलो होती थी कि नहीं होती थी, ये सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे। क्या क्या टाइटल्स उन्होंने लिए, देन वी विल डिस्कस कि उस वक्त के लोगों की सोसाइटी कैसी थी, राइट। व्हाट वाज द सोशल स्टेटस ऑफ पीपल, वुमेन का क्या स्टेटस था, है ना, और जो शूद्रास थे उनका क्या स्टेटस था, इनको हम डिस्कस करेंगे। लोगों का रिलीजन क्या था, लोगों का उस टाइम में आर्ट एंड आर्किटेक्चर क्या था, उस टाइम में लिटरेचर कैसा था, रिलीजियस लिटरेचर था, सेक्युलर लिटरेचर था, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में क्या क्या डेवलपमेंट हुए। तो जब मैं लाइफ की बात कर रहा हूं तो ये सारे एस्पेक्ट को कवर किया जाएगा, लेकिन अच्छी बात ये है कि ये सारे एस्पेक्ट बड़े ही पॉइंट्स में है। और अगर आपको ये सारे पॉइंटर्स आपके फिंगर्स पे आ गए कि अच्छा ठीक है, रिलीजन ये, लेकिन उसमें थोड़ा दाएं बाएं आपको समझना पड़ेगा। आर्ट एंड आर्किटेक्चर ये, लेकिन थोड़ा दाएं बाएं। लिटरेचर कुछ ही नाम आपको याद करने हैं, ठीक है ना, ये सब चीजें पढ़नी है। तो हमें बेसिकली यहां पर लाइफ के बारे में पढ़ना है लोगों की, और अलग उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स। तो जब मैंने आपको लास्ट लेक्चर पढ़ाया था, जहां हमने राइज ऑफ द गुप्तास पीरियड, गुप्तास को देखा था, तो वहां मैंने आपको एक बेसिक चीज बताई थी, और वो ये चीज बताई थी, जरा एक बार इसको ध्यान रखिएगा, याद करिए। मैंने कहा था कि जब हम मौर्यास पीरियड के बाद हम देखते हैं, हम मौर्यास पीरियड के बाद जो पढ़ते हैं, वी स्टडी दी पोस्ट मौर्या पीरियड, राइट। और पोस्ट मौर्या पीरियड में जो फाइनली लास्ट में हम लोग पढ़ते पढ़ते आते हैं, वो ये कि जो हमारा नॉर्थ वेस्ट का एरिया है और प्लस जो हमारा नॉर्दर्न इंडिया का पोर्शन था, ठीक है, नॉर्दर्न इंडिया का पोर्शन था आपका, इनफैक्ट सेंट्रल इंडिया के मतलब यूपी बिहार का जो एरिया था, इन एरियाज में आपको पता है कि हियर यू विल सी कि कुषाण रूल कर रहे थे, राइट। इधर क्या हो रहा था, कुषाण रूल कर रहे थे। और फिर उसके जहां आप नीचे आओगे, डेक्कन की तरफ आओगे, तो इन द एरिया ऑफ डेक्कन, यहां पर आपको पता है कि सातवाहन रूल कर रहे थे, राइट। सातवाहनास यहां पर रूल कर रहे थे। तो जब ये लोग डिसइंटीग्रेट होते हैं, यानी कि जब कुषाण्स और सातवाहन्स, व्हेन दीज टू बेसिकली डिसइंटीग्रेटेड, यानी कि जब इनका साम्राज्य खत्म हो रहा था, तो इन्हीं के रून्स पे, वैसे कहा जाता है बेसिकली कुषाणों के रून्स पे गुप्तास का जन्म हुआ, गुप्तास का जन्म हुआ। और गुप्तास आपको जनरली इनकी पावर आपको यूपी बिहार इन सब बेल्ट से देखना शुरू होगी। स्पेसिफिकली मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश वाज द मेन पॉलिटिकल सेंटर फॉर दी गुप्तास, ठीक है। मैंने एक चीज और बताई थी कि कुषाणों का जो रूल है वो आपको समझ में आया था कि हाँ, कुषाण्स बेसिकली दे वेर रूलिंग समवेयर अराउंड, कहां से, 70 एडी के आसपास आप देखो कनिष्क रूल करते हैं, रूल स्टिल 120 एडी, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली ऐसा कुछ देख लीजिएगा कि यहां पर कनिष्क का रूल होता है। और उसके बाद कनिष्क के बहुत सारे ऐसे सक्सेसर्स आते हैं, तो लगभग जो, और इसके पहले भी हमने देखा था कनिष्क की, कुषाणों की 2 डायनेस्टीज रूल करती हैं। पहले वीमा कैडफाइसेस थे, है ना, उसके पहले कैडफाइसेस 1 का रूल था, तो वो 50 एडी के आसपास से शुरू होता है, ठीक है। तो जो कुषाणों का रूल था वो समवेयर 50 एडी से शुरू होता है और वो यहां पर जाता है टिल 270 एडी। ये कुषाणों का पूरा रूल है, 50 एडी से 270 एडी, 220 सालों तक लगभग उन्होंने यहां पर रूल किया, ठीक है। बट जब गुप्तास की बात करेंगे हम लोग, तो आप देखोगे गुप्ता का जो पीरियड है, मैंने आपको लास्ट क्लास से बताया था 335 से लेकर 455 बीसी तक, लेकिन आपको उसमें ध्यान देने की ये जरूरत है कि गुप्ता अंपायर का वो जो पीरियड है, वो मैंने बताया था दैट इज वो पीरियड वो है जब गुप्ताज ने इंडिया को बहुत ही स्ट्रांगली बाइंड कर लिया था या करे हुए थे, ठीक है, वो वैसा पीरियड है। लेकिन गुप्ताज की जो बात शुरुआत होती है वो होती है श्रीगुप्त से। किससे होती है? श्रीगुप्त से होती है। श्रीगुप्त जो है वो फाउंडर माने जाते हैं और ये मगध में शुरुआत करते हैं गुप्ता अंपायर को। गुप्ता अंपायर की शुरुआत मगध में होती है, ठीक है, लेकिन इनका कोई भी एक्सपेंशन ऐसा नहीं होता है। गुप्तास के, श्रीगुप्त के बाद उनके लड़के जो होते हैं, उनके सन, हिज नेम वाज घटोत्कच। तो घटोत्कच जो है वो गद्दी बैठते हैं, ठीक है, बट ये बहुत ही छोटे राजा होते हैं, इनके बहुत बड़े राजा नहीं होते हैं। श्रीगुप्त, घटोत्कच बहुत बहुत छोटे राजा थे। इसलिए आप देखो कि इन राजाओं ने जो भी
टाइटल्स अडॉप्ट किए, वो टाइटल वाज लाइक महाराज, है ना, इन्होंने टाइटल अडॉप्ट किया था जिसका टाइटल बोलते थे महाराज, ठीक है। अभी कोई बड़ा टाइटल यहां पर नहीं लिया इन्होंने, ठीक है। लेकिन इसके बाद आप देखोगे जब चंद्रगुप्त वन का पीरियड शुरू होता है, ठीक है, तो श्रीगुप्त का पीरियड समवेयर स्टार्ट हो रहा है, ये 270 एडी तक चल रहा है किसका, कुषाणों का रूल। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि कुषाणों के रूल्स पे गुप्ता शुरू हुए, तो समवेयर अबाउट 240 एडी के आसपास से यहां पर श्रीगुप्त जो है वो गद्दी पे बैठना या फिर वो गुप्ताज का यहां पर रूल डाल देते हैं, शुरू कर देते हैं। और मैंने कहा ना कि कुषाणों के जिसके बाद जो लास्ट के रूलर्स थे बड़े ही वीक थे, उतना कंट्रोल नहीं था। और यहाँ से गुप्ताज जो बेसिकली उनके फ्यूडिटरीज माने जाते हैं, उनके ऐसे फ्यूडिटरीज मतलब कि उनकी लैंड होल्ड करते होंगे, उनके अधीन होंगे, उनके सबॉर्डिनेट होंगे, तो गुप्ताज वहां पर थे। और फिर श्रीगुप्त ने अपने आप को यहाँ पर राजा डिक्लेयर किया, तो गुप्ता डायनेस्टी की जो स्टैब्लिशमेंट है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है 240 एडी। तो आप देख सकते हो कि ओवरलैपिंग पीरियड यहाँ देखने को मिल रहा है, ठीक है। फिर घटोत्कच, तो इस वक्त के पीरियड में गुप्ताज एक्सपैंड नहीं करते हैं, इसलिए उनके टाइटल ही बड़े ही ऐसे नहीं होते हैं कि बड़ा शाही टाइटल्स हो, बस सिंपल टाइटल महाराज। लेकिन आफ्टर दैट वंस एक बार श्रीगुप्त का पीरियड खत्म होता है, ये 40 साल का रूल होता है इनका, 40 इयर्स का रूल करते हैं, तो ये 280 एडी तक रूल करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 280 एडी से घटोत्कच रूल करते हैं, इनका भी रूल 40 साल के आसपास आता है, तो ये 320 एडी तक रूल करते हैं। यहां से फिर आपको चंद्रगुप्त वन का रूल देखने को मिलेगा। और मैंने इसी के बारे में लास्ट वाली क्लास से पढ़ाया था आपको कि जो नॉर्थ इंडिया में पॉलिटिकल यूनिटी थी वो आपको 335 के आसपास से देखने को मिलती है। तो 320 के बाद से चंद्रगुप्त वन का रूल होता है, शुरू होता है, एंड ही रूल्स मेजरली ओनली फॉर 10 ईयर्स अप्रॉक्स, ठीक है। कई जगह आपको चंद्रगुप्त के रूल के डेट्स में फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा, तो ये मत सोचिएगा कि यहाँ गलत पढ़ा दिया है, कहीं आपको 335 मिल सकता है, कहीं आपको 332, कहीं 330, कहीं 325, कुछ भी आपको देखने को मिल सकता है। तो रफली हम 320 यहाँ एडी ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से चंद्रगुप्त वन का रूल शुरू होता है, और हमने इसी की बात जो है वो लास्ट वाले लेक्चर में करी थी, चंद्रगुप्त वन, देन फिर हमने समुद्रगुप्त की बात करी थी, देन चंद्रगुप्त टू की बात करी थी, राइट। और फिर हमने स्कंदगुप्त के बारे में भी देखा था कि जब स्कंदगुप्त राजा थे तब हुणों का आक्रमण होता है, एंड ही वाज एबल टू बेसिकली फाइट द हुन्स, बहुत हद तक उन्हें कंट्रोल किया। लेकिन जब स्कंदगुप्त के बाद के जो उनके सक्सेसर्स थे वो वीक थे, और हुण का आक्रमण, हुण का इन्वेजन ही गुप्ता डायनेस्टी का डिक्लाइन का वन ऑफ द रीजंस बनता है, ठीक है। बट आज जो हमें पढ़ना है, ये जो टाइम पीरियड है, श्रीगुप्त का हो गया, या फिर इसके बाद आप घटोत्कच का हो गया, देन चंद्रगुप्त वन का हो गया, देन समुद्रगुप्त का हो गया, देन चंद्रगुप्त टू का हो गया, कुमारगुप्त का हो गया, स्कंदगुप्त का हो गया, ऑल दीज, इन पीरियड में किस प्रकार से गुप्ताज रन कर रहे थे। जैसे हमने मौर्यास को डिस्कस किया था, मैंने आपको मौर्य के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डिस्कस किया था, जैसे मैंने मौर्यास की मिलिट्री, जैसे मैंने उनका रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, हर एक चीज, टैक्सेस, कैसे चल रहा था जीवन लोगों का, वो डिस्कस किया था। आज मैं आपको यहां पर वही डिस्कस करने वाला हूं। क्लियर है? बहुत ही सिंपल चीजें हैं, कुछ बहुत टेक्निकल चीजें नहीं है, सिंपल है। मैंने हेडिंग वाइज डिवाइड कर दिया है ताकि आपको एकदम क्लैरिटी रहे। पहले हम बात करेंगे राजा को लेकर कि राजा का हिसाब किताब किस प्रकार से रहता था सोसाइटी के अंदर, कैसे राजा रहा करते थे, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले जो टाइटल है जो आपको अपने हेडिंग में डाल देना है वो है टाइटल्स एंड किंगशिप को लेकर। मैंने डिवाइड कर दिया है, आपको हो सकता है एनसीईआरटी में नहीं मिले, लेकिन मैंने डिवाइड कर दिया है। जब हम बात करेंगे टाइटल्स एंड किंगशिप की, तो पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है कि जब एक्सपेंशन शुरू हुआ, जब अभी तक तो जब एक्सपैंड नहीं कर रहे थे राजा, जब श्रीगुप्त घटोत्कच का टाइम था तब एक्सपेंशन नहीं था, तो राजाओं के टाइटल भी महाराज थे। लेकिन जब यहां से एक्सपेंशन शुरू हुआ, जब चंद्रगुप्त वन के टाइम पे उन्होंने शादी करी, मैट्रिमोनियल लाइंस किया दूसरे के साथ, और उसको भी अपने अंडर में ला लिया, राइट, तो जो गुप्तास का जो स्ट्रेंथ था, जो पावर थी, वो यहां सामने आती है, ठीक है। उस प्रकार से उनका एक्सपेंशन शुरू होता है। फिर इसके बाद ही इसके जो राजा समुद्रगुप्त थे, ठीक है, इसके बाद जो राजा आए उन्होंने टाइटल यहां पर अडॉप्ट किया, क्या टाइटल अडॉप्ट किया, परमेश्वरा महाराजाधिराज, परमेश्वर महाराजाधिराज, ठीक है ना। तो टाइटल वाज लाइक महाराजाधिराज, यानी कि राजाओं का महाराजाधिराज, राजाओं का राजा, किंग ऑफ किंग्स, ये टाइटल यहां अडॉप्ट किया गया। एंड और कौन से टाइटल थे, भत्तर का, ठीक है ना। तो ये आपको टाइटल्स जो हैं वो पता होने चाहिए कि क्या पॉम्पस टाइटल्स जो हैं वो राजाओं ने अडॉप्ट किए, तो पहले अडॉप्ट नहीं किए थे, सिंपल बात। फर्स्ट पॉइंट आई होप इज वेरी क्रिस्टल क्लियर, टाइटल्स एंड किंगशिप में पहला पॉइंट पॉम्पस टाइटल्स को अडॉप्ट करना। दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि जो गुप्ता के रूलर्स थे वो
हेरिडिटरी पोस्ट होती, उनकी हेरिडिटरी डेजिग्नेशन होती थी। किंगशिप वाज हेरिडिटरी, मतलब कोई सिंपल बात है, कोई इलेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, हेरिडिटरी है, राजा का बेटा राजा बन जाता था। बट द पॉइंट वाज कि कोई ऐसा चीज नहीं थी, फॉलो नहीं होती थी, उसको बोलते हैं कि सिस्टम ऑफ प्रोमिगेनेचर, ये फॉलो नहीं होता था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि थ्रोन डिड नॉट ऑलवेज गो टू द एल्डेस्ट सन। ये सिस्टम फॉलो नहीं होता था कि जो राजा है उसके बाद उसका बड़ा लड़का है वही गद्दी बैठेगा, ये सिस्टम फॉलो नहीं था। मतलब किसको सीट जाएगी, छोटे वाले को कि बड़े वाले को, इस पे बड़ा अनसर्टेनिटी रहती थी हमेशा, दैट हु विल होल्ड द थ्रोन, दिस वाज अनसर्टेन। तो किंगशिप वाज हेरिडिटरी, ये तो ठीक है, लेकिन सक्सेशन जो था वो वाज नॉट स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन प्रोमिगेनेचर, इस पे बेस्ड नहीं था। ये इंपॉर्टेंट बात है, नॉट स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन प्रोमिगेनेचर। तो एल्डेस्ट सन को गद्दी जाएगी कि उसके छोटे वाले को, यंगेस्ट को, ये कहीं भी डिसाइड नहीं था। और इसी के लिए, इसी वजह से गुप्ता एम्पायर में ये चीज हमेशा अनसर्टेनिटी शो करती रही उनके एम्पायर में, कि भाई राजा अब मान लो अगर बुढ़ा हो गया है, नहीं कर पा रहा है, तो हु विल बी द उनका उत्तराधिकारी, इस चीज पर अनसर्टेनिटी थी। नंबर 2 क्लियर हो गया यहां पर। नंबर 2, थर्ड, Gupta kings made magnificent gifts to the Brahmins who expressed gratitude by comparing them with the different gods. तो आप देख सकते हो टाइटल परमेश्वरम, परमेश्वरा, परमेश्वर, मतलब आप ईश्वर से कंपेयर करने लगे। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि जो गुप्ता किंग्स थे वो ब्राह्मण्स को गिफ्ट देते थे, ठीक है ना। तो गुप्ता किंग्स, थर्ड पॉइंट, गुप्ता किंग्स जो है वो मैग्निफिसेंट गिफ्ट्स जो है वो देते थे ब्राह्मण्स को, एंड इन रिटर्न ऑब्वियसली आप उनको गिफ्ट दे रहे हो, तो क्या हो रहा है कि डिफरेंट गॉड से कंपैरिजन उन राजा महाराजाओं का होता था, ठीक है। लेकिन अभी आप देखोगे कि यही चीज बाद में जाके रीजन भी बनेगा डिक्लाइन का, क्योंकि आप इस तरह से गिफ्ट देते थे जब, तो कभी कभी गुप्ता किंग्स क्या करते थे कि आपने लैंड ग्रांट कर दी, गिफ्ट में आपने लैंड ग्रांट कर दी, आपने लैंड दे दी कि जमीन आपकी है, वो गुप्तास की, लेकिन क्या कर दिया, गिफ्ट दे दिया। अब उस जमीन का जब गिफ्ट दिया तो गुप्तास उसके सारे राइट्स दे देते थे, मतलब हमारा इस पर कोई अधिकार नहीं है। अब चाहे उसमें लैंड टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार हो, चाहे उस पर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकार हो, गुप्ता सब कुछ गिफ्ट कर देते थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ जमीन गई लेकिन टैक्स हम लेंगे इस पे, या फिर कंट्रोल हमारा होगा इस पे, नहीं। तो यही बाद में चल के रीजन बनेगा। मैं आपको अभी बता रहा हूं कि आप जब यहां पढ़ रहे हो तो इस चीज का मैं आपको लूपहोल भी बताता जा रहा हूं कि प्रॉब्लम क्या आएगी। सो गुप्ता किंग्स मेड मैग्निफिसेंट गिफ्ट, थोड़ा म्यूनिफिसेंट लिखा है, समझ लो मैग्निफिसेंट, बड़े बड़े अच्छे गिफ्ट्स उन्होंने दिए, किसको, ब्राह्मण्स को। और ब्राह्मण्स उनको अपीस करते थे, उनको ईश्वर से या गॉड से यहां पर कंपेयर किया करते थे, डिफरेंट डिफरेंट गॉड्स। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पहले किंगशिप में या टाइटल्स में पता होने चाहिए। अब हम बात करते हैं मिलिट्री की, ठीक है ना, एक ही करके डिस्कस करूंगा, ये हेडिंग आपके एनसीईआरटी में नहीं है, बट आई हैव मेड द हेडिंग। देखिए, अब समझ में ये आता है कि गुप्तास की जो है एक स्टैंडिंग आर्मी हुआ करती थी, जिसमें जो फोकस था, अब वो किस पे था, वो चैरियट्स पे नहीं था, बग्गी चैरियट्स पे नहीं था, रादर कैवलरीज पे था और हॉर्स आर्चरी पे था, यानी कि घोड़े पे बैठ के जो तीरंदाजी होती है उस पे फोकस था। चैरियट्स पे फोकस ना होके कैवलरीज पे फोकस था। तो नंबर 1 चीज कि एक स्टैंडिंग आर्मी होती थी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि बहुत बड़ी स्टैंडिंग आर्मी इनकी खुद की नहीं हो पाती थी। और ये कैसे करते थे ये लोग? गुप्ताज ने क्या किया, अपनी जमीनों को ज्यादातर ये जो है जब जीतते थे, मैं आपको एक फीचर बता रहा हूं जिसको आपको समझना है। गुप्ताज, मैंने बताया, मगध से शुरू करते हैं और मगध से वो एक्सपैंड करना शुरू करते हैं। पहले वो छोटे छोटे किंगडम्स थे, तब उन्होंने टाइटल लिया महाराजा का, राइट, बहुत बड़ा टाइटल ले लिया। जब एक्सपेंशन शुरू हुआ तो उन्होंने साकेत को, अयोध्या, ये सब चीज उन्होंने, साकेत हो गया ऑब्वियसली, फिर आपका प्रयाग हो गया, इन एरियाज को कैप्चर किया। जब कैप्चरिंग शुरू करी तो एरिया जो है, टेरिटरी जो है एक्सपैंड हुई। जब टेरिटरी एक्सपैंड हुई तो बहुत सारा एरिया ऐसा था जिसपे गुप्ताज लेटर ऑन जाके पूरी डायरेक्टली कंट्रोल कर रहे थे। लेटर ऑन डायरेक्टली बंगाल, यूपी, बिहार, ये वाला जो एरिया है गुप्ता जैसे डायरेक्टली कंट्रोल कर रहे थे, ठीक है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारा जो एरिया गुप्तास का टेरिटरी में आया वो उसको इनडायरेक्टली रूल कर रहे थे। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल के रूप में बताऊं कि वन ऑफ द रूलर्स ऑफ गुप्ता, जब उन्होंने शाकास को हराया, ठीक है, शाका के एक रूलर थे, उनको हरा दिया, तो शाकास उनके अंडर आ गया। बट द पॉइंट वाज कि उस टेरिटरी को पूरा गुप्ताज ने अपने अंडर नहीं लिया। उन्होंने क्या किया कि हराया उसको, राजा को, और राजा को हराने के बाद ये बोला कि ठीक है, हम, आई एम रिटर्निंग योर टेरिटरी टू यू, यू रूल द टेरिटरी, आप टेरिटरी रूल करो, लेकिन मेरी सुजैनिटी में, मेरी अधीनता में, मतलब आप ये मानोगे कि हाँ यू आर रूलिंग फॉर गुप्ताज, लेकिन आप, हाँ, आपकी जमीन आपको दे देंगे।
इससे हुआ ये कि ऐसे कई कई सारी निकल के आई, साकाज निकल के आए, ऐसे नीचे आपको देखने को मिलेगा कि और भी लोग जो है वो भी निकल के आए, है ना। वाकाटाकास की बात करेंगे, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें आती जहां पर गुप्तास पहले इनडायरेक्ट, मतलब गुप्तास डायरेक्टली रूल नहीं कर रहे थे, वो टेरिटरी उनकी कंट्रोल में नहीं थी, बट वो जीते और उन्होंने उन्हीं को वापस कर दी और राजा को कह दिया कि आप हमारी अधीनता मान लो। सो दे वर द फ्यूडिटरीज ऑफ गुप्तास। प्रॉब्लम यहां पर क्या आई, प्रॉब्लम लेटर ऑन जाके ये आएगी, यही रीजन बनेगा गुप्ता के डिक्लाइन का, कि जब गुप्ता के रूलर्स वीक होने लग जाएंगे तो यही जो फ्यूडिटरीज है वो अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देंगे कि भैया हमें मतलब नहीं है। अब समझ में आ रहा है? तो गुप्तास का जो स्टेप है मैं आपको बताता जा रहा हूं, साथ में ये भी बता रहा हूं कि उनकी प्रॉब्लम कहां पर आ जाएगी, राइट। तो चलिए एक बार देख लेते हैं मिलिट्री के एस्पेक्ट्स को। नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट जो मिलिट्री के अंदर आएगा वो ये कि भैया इनकी बहुत बड़ी एक स्टैंडिंग आर्मी हुआ करती थी, एक बहुत बड़ी स्टैंडिंग आर्मी, मतलब बहुत बड़ी क्या, एक स्टैंडिंग आर्मी मेंटेन करते थे, जिसमें फोकस था अब वो कैवलरी और हॉर्स आर्चरी पे होता था, ठीक है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि उनकी आर्मी बनती कैसे थी, द आर्मी वॉज बेसिकली सप्लीमेंटेड बाय होम, बाय द फ्यूडिटरीज, ठीक है, बाय द फ्यूडिटरीज। तो फ्यूडिटरीज जो होते थे गुप्तास के, वो अपने लोग भेज देते थे और उन सबके लोगों को मिलाकर, जो फ्यूडिटरीज थे उनके लोगों को मिलाकर गुप्तास की आर्मी क्रिएट होती थी। अब आप बताओ, अगर आपकी खुद की आर्मी नहीं है तो ये तो कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना, समझ रहे हो बात को। नंबर 2, ये तो हो गया आपका एक मिलिट्री एस्पेक्ट। नंबर 2, आइए हम टैक्सेस की बात कर रहे हैं। इन दिस पीरियड जो लैंड टैक्सेस थे वो इंक्रीज कर दिए गए थे इन नंबर, एंड दोज ऑन ट्रेड एंड कॉमर्स डिक्रीज्ड। तो जो ट्रेड एंड कॉमर्स हो रहा था, समझना बात को, ट्रेड एंड कॉमर्स पे टैक्स जो है वो डिक्रीज कर दिए गए और जो लैंड पे टैक्सेस थे वो इंक्रीज कर दिए गए। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसको याद रखना है आपको, ठीक है। वेरिड फ्रॉम 1/4 टू 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस। तो ये चीज हमने देखी थी मौर्यास के अंदर भी कि भैया टैक्सेस लिए जाते थे और जो प्रोड्यूस पे अगर लेस फर्टाइल जमीन है तो उस पे लेस टैक्स लिया जाता था, मोर फर्टाइल है तो मोर लिया जाता था। तो इस पीरियड में गुप्ता का पीरियड आया तो गुप्ता के पीरियड में लैंड टैक्सेस इंक्रीज कर दिए गए और जो टैक्सेस लिए जाते थे, याद करिए कि जब ट्रेड एंड कॉमर्स हो रहा है तो जो टोल टैक्स लिया जा रहा है, कोई भी कमोडिटी पे बेची, कुछ भी टैक्स लिया तो वो डिक्रीज कर दिया गया था। ये एक एस्पेक्ट था आपका टैक्सेशन का। नंबर 3, लोकल पीपल क्या कर रहे थे। अब जो गुप्ता की रॉयल आर्मी थी, अगर वो किसी एक जगह से पास होती थी तो भैया उनको, जो लोकल लोग थे, उन्हें खाना पीना, फूड, रहने की जगह, ये सब चीजें प्रोवाइड करनी होती थी, ठीक है। तो इस तरह से भी यहां टैक्सेशन का या फिर कोई चीज का ओ करने का तरीका होता था। सो लोकल पीपल हैड टू प्रोवाइड रिसोर्सेज टू द रॉयल आर्मी व्हेन इट पास थ्रू द कंट्री साइड, इंक्लूडिंग एनिमल्स, फूड एंड फर्नीचर। क्लियर है? तो ये थर्ड पॉइंट हो गया आपका कि किस प्रकार से उनके एडमिनिस्ट्रेशन में लोकल पीपल का क्या कर रहे थे। लोकल पीपल रिसोर्सेज प्रोवाइड करते थे उस रॉयल आर्मी को, और वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करने का तरीका क्या था, इन काइंड, एनिमल्स दे दिए, फूड दे दिया, फर्नीचर दे दिया। अब वो अगर आर्मी पास ऑन हो रही है, रहने की जगह दे दी, एटसेट्रा चीजें चलती थी। नंबर 4, फोर्स लेबर उस समय गुप्ता के पीरियड में हो रहा था। Forced labor called Vishti was imposed on the villagers in central and western India to serve the royal army and officials. अब जो रॉयल आर्मी थी गुप्ताओं की, उनको सर्व करने के लिए फोर्स लेबर कराया जाता था, जिसको कहा जाता था विष्टि। ये वर्ड है, कई बार पूछ सकता है इसके बारे में कि फोर्स लेबर वो क्या बोल रहे थे गुप्ता पीरियड में, ध्यान रखिएगा। फोर्स लेबर वाज कॉल्ड एज विष्टि एंड विष्टि वाज इम्पोज्ड ऑन विलेजर्स इन सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया। तो जो भारत का सेंट्रल वाला एरिया है और जो वेस्टर्न एरिया है, उस एरिया में विलेजर्स पे इंपोज करी जाती थी विष्टि, कि आपको फोर्सफुली काम कराया जाता था, काम करो, और फोर्स लेबर था, ठीक है। और ये काम किसके लिए करवाते थे, वही रॉयल आर्मी जो मतलब वहां पर आती थी, ऑफिशियल्स जो भी आते थे गुप्ता पीरियड के टाइम पे, तो लोकल लोगों को, जो उस गांव के लोग होते थे, उनको फोर्सफुली वर्क करने को कहा जाता था। तो दिस इज नंबर 4 पॉइंट, इसको आपको याद रखना है। क्लियर है? ठीक है ना। तो मिलिट्री एंड टैक्सेशन में होपफुली आपको बात समझ में आ गई कि मिलिट्री की बात तो क्लियर हो गई कि एक स्टैंडिंग आर्मी थी, लेकिन स्टैंडिंग आर्मी में अभी तक जो चैरियट्स पे फोकस होता था वो फोकस कम हो गया, और उसके बदले में एज यू नो जो फोकस है दैट शिफ्टेड ऑन टू कैवलरी एंड हॉर्स आर्चरी, ठीक है। और जो आर्मी थी वो फ्यूडिटरीज जो होते थे गुप्तास के, उनसे मिलकर बनती थी। ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। देन अब हम बात करेंगे जुडिशरी की। तो गुप्ता के टाइम पे जुडिशरी में एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ और सिविल और क्रिमिनल जुडिशरी इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया, यानी कि सिविल लॉज एंड क्रिमिनल लॉज अलग अलग बाइफरकेट कर दिए गए, ठीक है। तो एडवांस जुडिशियल सिस्टम डेवलप्ड इन दिस पीरियड, और मैंने बताया आपको
एक तो ये पॉइंट याद रखना जुडिशियल सिस्टम में कि एडवांस जुडिशियल सिस्टम डेवलप होता है कैसे, कि भैया सिविल और क्रिमिनल लॉज इनको क्लियरली डेमार्केट कर दिया गया, यानी कि अलग अलग सेपरेट कर दिया गया। लॉ बुक्स वेर कंपाइल्ड, इसी पीरियड में आप देखोगे कि लॉ बुक्स बनती हैं, कंपाइल होती हैं। किंग अपहेल्ड द लॉ, और जो लॉ था उसको अपहेल्ड करने का, यानी कि व्हाट इज द एग्जैक्ट लॉ, कोई अगर गलत कर रहा है तो उसको अपहेल करने का जो काम था वो किंग का था। एंड किंग इसमें हमेशा अक्सर, या फिर नॉट हमेशा, अक्सर जो है वो ब्राह्मण प्रीस्ट की मदद लिया करते थे। तो ये की चीज याद रखिएगा कि किंग अपहेल्ड द लॉ, किंग जो है वो लॉ को अपहेल करते थे ऑफन विद द हेल्प ऑफ द ब्राह्मण प्रीस्ट। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है, याद रखिए। नंबर 1 फर्स्ट चीज ये है जुडिशियल सिस्टम में कि लॉ बुक्स कंपाइल करी गई, नंबर 1 चीज। नंबर 2 सिविल एंड क्रिमिनल लॉ को डिमार्केट कर दिया गया, नंबर 2। नंबर 3 किंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि वो लॉ को अपहेल्ड करे, और इसमें वो हेल्प लेता था किसका, ब्राह्मणिकल प्रीस्ट का। मैं आपको पॉइंटर्स बता रहा हूं, खाली कोई थ्योरी नहीं चल रही है, ओनली पॉइंटर्स यू हैव टू मेक द फ्लो चार्ट। ट्राइंगल बनाइए, स्क्वायर बनाइए, क्रॉस बनाइए, जो करिए, मतलब आप बनाइए इसको। अब तक तो आपको फ्लो चार्ट्स बनाना आ जाना चाहिए, ठीक है। गिल्ड्स ऑफ आर्टिसंस, मर्चेंट्स एंड अदर्स हैड देयर ओन लॉज एंड वेयर वेल स्टैब्लिश्ड। अब ये आप देख रहे हो जो गिल्ड्स, ये बेसिकली अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, ठीक है। अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में जो मर्चेंट्स होते थे, जो आर्टिसंस होते थे, अर्बनाइजेशन है वहां पर, तो वहां ट्रेड कॉमर्स ज्यादा फ्लो हो रहा है, तो वहां पर इन्हीं लोगों का, आर्टिसंस का, इनके मर्चेंट्स का, इनके जो गिल्ड्स होते थे, गिल्ड्स मतलब इनके जो ग्रुप्स होते थे, इनके जो ऑर्गेनाइजेशंस होते थे, उन्हीं का बलबूला होता था। सो गिल्ड्स ऑफ आर्टिसंस एंड मर्चेंट्स एंड अदर्स हैड देयर ओन लॉज, उनके खुद के लॉज होते थे और वो अपने आप में वेल स्टैब्लिश्ड थे। तो गिल्ड्स जो है, नंबर 4 पॉइंट आपको याद रखना है कि गिल्ड्स का जो है, गिल्ड्स ऑफ आर्टिसंस एंड मर्चेंट्स, इनके खुद के, अपने खुद के लॉज होते थे और ये वेल स्टैब्लिश्ड यहां पर थे। तो ये 4th पॉइंट जो है आपको जुडिशियल सिस्टम के अंदर याद रखना है। क्लियर। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे ब्यूरोक्रेसी की। तो आपको पता है मौर्यास के टाइम पे भी मैंने आपको डिस्कस किया था कि हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स हुआ करते थे, और मैंने बहुत सारे ऑफिशियल्स के नाम भी आपको, या उनकी डेजिग्नेशंस के बारे में भी मौर्यास ने बताया था। तो मैंने वहां पर एक वर्ड यूज किया था, अमत्याज। अमत्याज का मतलब क्या था, हायर ऑफिशियल्स। वैसे ही आपको यहां पर भी वो वर्ड अमत्या देखने को मिलेगा, ठीक है। तो गुप्ता ब्यूरोक्रेसी वाज लेस इलैबोरेट देन दैट ऑफ द मौर्यास। ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है जो एग्जैक्टली कभी भी प्रीलिम्स के अंदर पूछी जा सकती है। कभी भी डिफरेंशिएशन करने के लिए या कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो गुप्तास के टाइम पे जो ब्यूरोक्रेसी थी वो उतनी अच्छी या उतनी इलैबोरेट तरीके से मौर्यास के टाइम पे नहीं थी। एक बात ध्यान रखना, हम गुप्ता के पीरियड को गोल्डन पीरियड कहेंगे। एंशिएंट इंडिया का ये फेज, गुप्तास का एज इज कॉल्ड एज द गोल्डन एज। लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें हमें मौर्यास से कम दिखी, और उसका सिंपल रीजन आप ये बना सकते हैं या सोच सकते हैं कि गुप्तास जब कोई एरिया को जीतते थे तो उसे फुल्ली अपने अंडर कैप्चर ना करके, कंसोलिडेशन ना करके, रादर वो जीतकर उस राजा को वापस कर देते थे और बोलते थे कि आपको मेरी अधीनता स्वीकारनी है, हम आपको आपकी टेरिटरी वापस कर देंगे। मतलब आई एम योर बॉस और आप मुझे बॉस मानो, बस यही मैं चाहता हूं। तो ऐसे में वो लोग क्या हुए, फ्यूडिटरीज। आप कभी वीक हो गए तो वो जो आपके अंडर है, काम कर रहा है, वो आपसे स्ट्रांग हो जाएगा या फिर बगावत कर देगा। ये प्रॉब्लम थी गुप्तास में। तो वही वो कह रहा है कि गुप्तास के टाइम पे ना ब्यूरोक्रेसी उतना अच्छी थी, ना एडमिनिस्ट्रेशन उतना उनका इतना अच्छा था। इनफैक्ट यू विल सी, मेरी बातों से आपको समझ में आ गया होगा कि गुप्तास का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो भी एक रीजन बनेगा आगे जाके गुप्तास के डाउनफॉल होने का। एक तो मैंने आपको हुणों के बारे में बताया था, हुण का इन्वेजन हुआ। दूसरा रीजन उनके डाउनफॉल का गुप्ता का वीक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में आपको एज इट इज लिख लेना है कि गुप्ता का जो ब्यूरोक्रेसी था वो उतना इलैबोरेट नहीं था जितना मौर्यास का हुआ करता था। तो यहां पर भी इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स को क्या बोलते थे, इनको बोला जाता था क्या, कुमार अमत्याज। प्लीज नोट करिए, वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड है ये आपका, कुमार अमत्याज। अमत्या हाई ऑफिशियल्स हो गए, कुमार अमत्याज, ठीक है। एंड अपॉइंटेड बाय द किंग एंड पॉसिबली पेड इन कैश। अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, अपॉइंट कौन कर रहा है इन कुमार अमत्याज को, अपॉइंट कर रहे हैं किंग। ये कभी कंफ्यूजन नहीं करना है आपको। एंड इनको पॉसिबली ऐसा माना जाता है कैश में पेमेंट किया जाता होगा। क्यों, क्योंकि गुप्तास जो है वो लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स इशू करने वाले लोग हैं।
हालांकि उनके गोल्ड कॉइन्स की उतनी प्योरिटी नहीं थी, बट अलग अलग गोल्ड के कलरों में भी उन्होंने बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स इशू किए। तो पॉसिबिलिटी ये मानी जाती है कि हाँ, इन लोगों को कैश में पे किया जाता है। सेवरल ऑफिसर्स केम टू बी कंबाइंड इन द हैंड्स ऑफ सेम पर्सन, मतलब सेवरल ऑफिसर्स, सॉरी, बहुत सारे ऑफिसर्स थे। तो अब आप बताओ, ये भी एक ऐसा पॉइंट है कि नहीं जो डाउनफॉल का रीजन बनेगा, कि कई सारे ऑफिसर्स एक ही कार्य को, कई सारे कार्यों को एक ही आदमी देख रहा है। तो सेवरल ऑफिसर्स एक आदमी के हाथ में आ गए। एक लाइन सुनी होगी आपने कि पावर करप्ट्स अ मैन एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। हुआ यही, गुप्तास का एडमिनिस्ट्रेशन देखिए आप, कि कई सारे ऑफिसर्स की पावर्स एक आदमी को दे दी। कभी वो आदमी करप्ट हो गया तो कई सारे ऑफिसर्स करप्ट हो जाएंगे, कभी वो आदमी डिक्लाइन हुआ तो फिर कई सारे ऑफिसर्स पैरालाइज हो जाएंगे। ये प्रॉब्लम थी। सो सेवरल ऑफिसर्स कंबाइंड इन द हैंड्स ऑफ सेम पर्सन। अब दीज पोस्ट बिकेम हेरिडिटरी, और ये जो पोस्ट थी ऑफिसर्स की, वो हेरिडिटरी थी। तो भैया अगर बाप भी खराब काम कर रहा है तो बेटा को भले वो उस लीनियज से वो पोस्ट हट नहीं पाएगी। ठीक है, तो ये जो पोस्ट थी वो हेरिडिटरी हो गई, विच वीकेंड द रॉयल एम्पायर। तो ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको कहा कि यही रीजन बनता है रॉयल एम्पायर को लास्ट में डिक्लाइन होने का। तो यहां पर भी मैंने आपको ब्यूरोक्रेसी में कई सारे पॉइंट बताए। पहला पॉइंट तो ये याद रखिएगा, नंबर 1, कि गुप्ता ब्यूरोक्रेसी जो है वो लेस इलाबोरेट थी और मौर्यास की ज्यादा अच्छी ब्यूरोक्रेसी थी। नंबर 2, हाई इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स कौन थे? कुमारामात्यास, जिनको अपॉइंट कौन कर रहा है? किंग कर रहा है, एंड पॉसिबली इनको कैश में पे किया जाता है। नंबर 3, कि कई सारे ऑफिसर्स की पोस्ट जो है, कई सारे ऑफिसर्स एक आदमी के अंदर आ जाते थे, एंड दिस ऑल्सो बिकेम अ रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ द गुप्तास। क्लियर है यहां तक बात? ठीक है ना, होपफुली बात समझ में आ गई। तो ये एक आपका, इनका मैंने बता दिया गुप्ता एम्पायर किस प्रकार से वर्क कर रहा था। तो गुप्ता एम्पायर का डिवीजन किस प्रकार से था, जैसे हमने देखा था कि मौर्यास थे, तो मौर्यास को 5 प्रोविंसेस में डिवाइड कर रखा था, राइट। और मैंने कहा था कि मौर्यास में एक उत्तर पथ है, एक दक्षिण पथ है, एक प्राच्य पथ है ना, एक हमने देखा था अवंती पथ है, एक सेंट्रल वाला एरिया था, मगध था। और फिर मैंने कहा था कि जो प्रोविंसेस हैं इनको रूरल अर्बन दोनों एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, राइट। दोनों एडमिनिस्ट्रेशन यहां पर काम कर रहा है। मैंने उनका रूरल एडमिनिस्ट्रेशन भी डिस्कस किया था, मैंने उनका आपको अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन भी डिस्कस किया था। वैसे ही यहां पर हम बात करें गुप्ता एम्पायर की, जो गुप्ता एम्पायर था, यानी जो एरियाज में वो डायरेक्टली रूल कर रहे थे उनकी बात होगी खाली यहां पर, वो नहीं कि जो उनके जो फ्यूडिटरीज थे। तो उनका कैसे डिवीजन था, कैसे डिवाइड कर रहे थे? तो जो गुप्ता एम्पायर था इट वॉज डिवाइडेड इनटू डिविजन्स। ठीक है, जैसे उन्होंने मौर्यास ने प्रोविंसेस बनाए थे, इन लोगों ने क्या बनाया? इन लोगों ने बनाए डिविजन्स, जिसको बोला जाता था भुक्तीज। ठीक है, तो डिविजन्स वर कॉल्ड एज भुक्तीज। और हर डिवीजन को, कोई एक डिवीजन है उसको हेड कौन करता था? इट वाज हेडेड बाय उपारिक। प्लीज नोट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उपारिक। ये फ्लो चार्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जितने भी डिवीजन थे, जैसे आज भी आप देखते हो कि कंट्री है, कंट्री इज डिवाइडेड इनटू स्टेट्स। ठीक है, उधर स्टेट्स नहीं है। मौर्याज में स्टेट्स होती थी, प्रोविंसेस को डिवाइड किया रखा था, 5 प्रोविंसेस मोटे मोटे, फिर उसके बाद सब डिवीजन था। लेकिन यहां देखिए आप, ये गुप्ता एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू डिविजन्स। जैसे आज भी आप डिवीजन होते हैं, राइट, और डिविजन्स के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, तो वैसे ही क्या हुआ, उन डिस्ट्रिक्ट्स को उस वक्त क्या बोलते थे? वैश्याज। इनको कौन हेड कर रहा है? विश्वपति। प्लीज नोट करिए, वेरी इंपॉर्टेंट, हेडेड बाय विश्वपति। अब कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के सब डिस्ट्रिक्ट्स भी होते थे, उनको बोलते थे विथीज। ठीक है, एंड देन लास्ट एंड ग्राउंड जो एकदम होता था, वो होता था ग्राम, दैट इज विलेज। और विलेज का जो हेड करता था, ही इज बेसिकली ग्रामिका। ये आपको जनरली मोर और लेस ज्यादातर डायनेस्टीज के अंदर, एम्पायर्स के अंदर मोर और लेस सेम देखने को मिलता है। सो विलेजेस हैड इंपॉर्टेंट हेडमैन हु मैनेज द लोकल अफेयर्स। तो जो भी लोकल अफेयर्स थे, किसी के कोई भी झगड़े सुलझाने हैं, वो सारा काम यहाँ कौन कर रहा था? ग्रामिका कर रहा था। तो हेडमैन, विलेजेस हैड इंपॉर्टेंट हेडमैन हु मैनेज द लोकल अफेयर्स। तो जो भी लोकल अफेयर्स थे विलेजेस के, वो उनका हेडमैन जो है वो यहाँ पर सॉल्व करता था। क्लियर है? चलिए, अब हम बात करते हैं गुप्तास के अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर। मैंने आपको एक लाइन में ये बात बहुत क्लियर कर दी कि जो गुप्तास का एडमिनिस्ट्रेशन था वो वीक था, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो यहां पर भी गलतियां करेंगे। और जब उनके हम सिटीज की बात करते हैं, बहुत सारे सिटीज सामने आते हैं, लेकिन अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में जो जो क्योंकि ट्रेड और कॉमर्स इन सबका दौर था, तो जो आर्टिसेंस होते थे, जो मर्चेंट्स होते थे, इनका बलबोला था, इनके अपने लॉज होते, ये लोग लॉज बनाते थे और सिटी के अंदर वो लॉज एडमिनिस्टर किए जाते थे। सो प्रोफेशनल बॉडीज लाइक आर्टिसंस, मर्चेंट्स एंड स्क्राइब्स वो जो बुक्स लिखते थे, है ना, जो खुद से लिख रहे हैं स्क्राइब्स, या जो स्क्राइबिंग करते थे, इंग्रेविंग कर रहे हैं,
had a significant role in the urban administration. तो नंबर 1 पॉइंट जब हम अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो प्रोफेशनल बॉडीज लाइक आर्टिसन, मर्चेंट एंड स्क्राइब्स, इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल था इन दी अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर है? नंबर 1 पॉइंट होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि जो आर्टिसंस हैं, जो मर्चेंट्स हैं, जो आपके स्क्राइब्स हैं, इनका इंपॉर्टेंट रोल हुआ। दीज ग्रुप्स कंडक्टेड टाउन अफेयर्स, तो शहर में जो भी चीजें होती थी वो टाउन अफेयर्स को यही लोग आर्टिसंस, मर्चेंट्स, स्क्राइब्स, ये लोग उसे क्या कर रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं एंड हैड एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड्स। और इन्हीं प्रोफेशनल बॉडीज के आर्टिसंस, मर्चेंट्स, इन सब के एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड्स होते थे फॉर वेरियस अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, तो बेसिकली यही लोग जो है ये टाउन अफेयर्स को हैंडल कर रहे हैं। आप सोचिए, आर्टिसंस हैं, मर्चेंट्स हैं, दे आर हैंडलिंग द अफेयर्स ऑफ द टाउन्स एंड दे आर मैनेजिंग द सिटीज। एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड्स इन आर्टिसन, मर्चेंट्स, इन सबके होते थे। ठीक है, फ्यूडिटरी चीफ्स ऑफर्ड होमेज, paid tribute and presented daughters in marriage in return for the characters to the rule in the areas। अब यहां क्या होता था, जो भी फ्यूडिटरी चीफ्स होते थे, मान लीजिए अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन है, सिटी है कोई, उस सिटी के अंदर आर्टिसंस है, मर्चेंट्स हैं, स्क्राइब्स हैं। क्लियर है? ठीक है, अब चूंकि ये लोग टाउन अफेयर्स को मैनेज कर रहे हैं तो जो भी उस एरिया का कोई फ्यूडिटरी चीफ रहता होगा, है ना, मतलब कोई भाई फ्यूडिटरी, मैंने बताया ना, कोई एरिया है वो फ्यूडिटरी है गुप्तास का, तो जो फ्यूडिटरी चीफ रहता होगा वो चीफ का कैसे रिस्पेक्ट कर रहा है, इन लोगों की कैसे कर रहा है, 3 तरीके से कर रहा है। नंबर 1, ऑफर्ड होमेज, क्या कर रहे हैं वो, ऑफर्ड होमेज पे कर रहे हैं। फिर पेड ट्रिब्यूट, और तीसरा, ये फ्यूडिटरी चीफ्स अपनी बेटियों की शादी जो है वो करवा देते थे फॉर, लिखा है, एंड प्रेजेंटेड डॉटर्स इन मैरिज इन रिटर्न फॉर कैरेक्टर्स टू रूल इन देयर एरियाज। समझ रहे हो? एंड प्रेजेंटेड डॉटर इन मैरिज, अपनी डॉटर शादी के लिए दे देते थे, इन रिटर्न किस किस बदले में, फॉर चार्टर्स टू रूल इन देयर एरियाज, कि वो अपने एरिया में हम रूल करेंगे, उसके बदले में ये अपनी बेटी की शादी करवा देते थे उनसे। बात समझ में आ रही है? तो बेसिकली फ्यूडिटरी चीफ्स अपने आप को पावर में बने रहने के लिए वो उन पर्टिकुलर आर्टिसंस, इन सब लोगों की होमेज पे कर रहे हैं। नंबर 2, उनको ट्रिब्यूट दे रहे हैं। और नंबर 3, पावर में रहने के लिए वो अपनी डॉटर्स को प्रेजेंटेड, शादी कर देते थे उनकी, प्रेजेंटेड इन मैरिज इन रिटर्न फॉर कैरेक्टर चार्टर्स, और मैं कैरेक्टर पढ़ रहा था फर्स्ट टाइम में, चार्टर्स टू रूल इन देयर एरियाज, कि हम अपने एरिया में रूल करना चाहते हैं, उसके बदले में वी विल गिव यू होमेज, पैसा दिया, पेड ट्रिब्यूट, थोड़ी इज्जत दे दी और बदले में अपनी बेटी दे दी। तो भाई जाहिर सी बात है ना, आप सोचो, ये तो फ्यूडिटरी वाली जगह होगा ही होगा। अरे अगर पूरा एरिया आपके अंडर होता तो बात अलग होती। अब आपने उस एरिया को जीत के दे दिया वापस उसको, तो वो राजा वहां का फ्यूडिटरी चीफ है। अब कभी वहां पर ये टाउन्स एंड मर्चेंट्स वाले लोग पहुंचेंगे तो कहेंगे ठीक है भैया ऐसा करो, तुम चुप बैठो, हम आपको पैसा देंगे, आपको इज्जत देंगे, अपनी बेटी दे दी, शादी ब्याह कर दिया, हम इस एरिया में रूल करते रहेंगे। आपको लग नहीं रहा कि बाय डिफॉल्ट एक वीक प्रोविजन बन रहा है अपने आप से? शुरुआती बहुत वीक बेस से हुई। there were in abundance of gold coins suggesting some officials were paid in cash। तो मैंने आपको ऑलरेडी इसी कहानी बता दी कि भाई बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स थे और इनका नंबर जो है बहुत ज़्यादा है कुशानों से मुकाबले। इनफैक्ट मैंने बोला कि जो प्योरिटी की बात करेंगे तो उसमें कुशानों के कॉइन्स ज़्यादा प्योर थे, गुप्ताज में नहीं थे। ठीक है ना? तो ये चीज़ आपका हो गया अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन की कहानी। इसमें और चीज़ क्या है, गुप्ता स्टेट डिड नॉट रेगुलेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑन लार्ज स्केल। एंड एज आई सेड टू यू कि गुप्ताज जो है वो डायरेक्टली क्योंकि एरियाज को गवर्न नहीं कर रहे थे। आप उनका रूल देखिए यहाँ पर, ठीक है, यू कैन सी इनका रूल देखिए आप, प्लीज सी दिस। यहां से कहीं वो शुरू करते हैं अपने आप को, ठीक है, ये आपका पाटलिपुत्र है, उनकी यहाँ कैपिटल थी, ठीक है, और उनकी दूसरी कैपिटल बनती है उज्जैन, दूसरी कैपिटल बनती है उज्जैन। तो यहां से वो शुरू करते हैं पहले, ठीक है, और जब वो एक्सपैंड करना धीरे शुरू करते हैं, ये एरिया पहले कुषाणों के अंदर था, सातवाहनों के अंदर ये एरिया था, तो उन्होंने क्या किया कि इस जगह से वाकाटाका इनके साथ मतलब पूरा ऑक्यूपाई नहीं किया। तो ऑब्वियसली बात है जहां जहां फ्यूडिटरीज रहेंगे तो वो आपके वीक एरिया होंगे। लेकिन अभी यहां बात कर रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी की, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी में ध्यान रखना कि गुप्तास का कोई लार्ज स्केल इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हुआ। अब किस चीज पर रिलाई करेंगे वो, रिलाइड ऑन द पार्टिसिपेशन ऑफ आर्टिसंस, मर्चेंट्स एंड एल्डर्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन। अरे भैया राजा कुछ नहीं बोल रहा है कि कैसे करना है इकोनॉमी,
कैसे चलानी है इकोनॉमी, राजा का कोई सही नहीं है। उसकी जगह आर्टिसंस है, जो ट्रेडर्स हैं, जो मर्चेंट्स हैं, उनका रोल इंपॉर्टेंट, उनका पार्टिसिपेशन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि गुप्ता के टाइम पे इकोनॉमी कैसी होगी। अगर तुम राजा हो, काहे के लिए राजा हो, लेकिन राजा का रोल इसमें कम है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हो रही है अपने उसके देश के अंदर, उसे मतलब नहीं है। ही इज बेसिकली रिलाइंग ऑन द पार्टिसिपेशन ऑफ आर्टिसंस, मर्चेंट्स एंड एल्डर्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन। सो गुप्ता ज्यादातर इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज नहीं करते थे। दिस शोज गुप्ता पॉलिटिकल सिस्टम इज फ्यूडल। इससे पता चलता है गुप्ता का पॉलिटिकल सिस्टम फ्यूडल है इन सम वेज, कुछ वे में, क्योंकि जहां जहां वो एरियाज जीतते थे वो कहते थे कि ठीक है आप ही अपने एरिया का संभालो, ठीक है। और मैंने बताया कि जो फ्यूडेटरी चीफ्स थे वो उन लोगों को इन रिटर्न अपनी लड़की से शादी करवा देते थे, होमेज पे कर देंगे, ट्रिब्यूट पे कर देंगे, बस हम रूल करेंगे। विद अ सिग्निफिकेंट रोल प्लेड बाय फ्यूडेटरीज एंड बेनिफिशियरीज। मैंने बार बार आपको वही पॉइंट बताया कि जो फ्यूडेटरीज थे, जो बेनिफिशियरीज थे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्रक्स में कि गुप्ता जो है डिड नॉट रेगुलेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में पहला पॉइंट हो गया कि प्रोफेशनल बॉडीज इन सबका रोल था। दूसरा, ये जो फ्यूडेटरी चीफ्स हैं वो होमेज पे करते थे और खुद रूल करने को बोलते थे। नंबर 2, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में गुप्तास खुद रेगुलेट नहीं करते थे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को। नंबर 3, और ये सब पॉइंट कनेक्टेड है उनसे, पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल एलिमेंट्स इन एडमिनिस्ट्रेशन लेसन द नीड फॉर अ लार्ज रिट्यून ऑफ ऑफिसर्स। और अगर लोकल लोग जुड़ जाएंगे, लोकल लोग जुड़ रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कि भैया फला जगह वेस्टर्न एरिया का जो एरिया था या शाखास थे, उस एरिया को शाखा के राजा ही महाराजा जो है, लोकल एरियाज वाले लोग ही जो है वो देख रहे हैं, तो इसलिए गुप्तास को बहुत बड़े ऑफिसर्स की लिस्ट की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आपका इतना बड़ा साम्राज्य नहीं है जहां पर आपका डायरेक्ट कंट्रोल है, इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहे हो उनको आप। तो वो लोग अपने उनके ही जो ऑफिसर्स थे वही देख रहे हैं एरिया को। बस दिक्कत कब आएगी कि जब आप वीक हो जाओगे तो फिर वो लोग इंडिपेंडेंट डिक्लेयर हो जाएंगे, ठीक है ना। सो पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल एलिमेंट्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन लेसन द नीड फॉर लार्जर नंबर ऑफ रिक्वायर ऑफ ऑफिसर्स। तो लेसर नंबर ऑफ ऑफिसर्स रिक्वायर्ड, ये गुप्ता के टाइम पे हो रहा था, ठीक है। नंबर 4, 9, नाउ ग्रांटिंग कंसेशंस। नाउ ये भी एक बहुत ही बड़ा दिक्कत वाला इशू था गुप्तास के टाइम पे। कंसेशंस बहुत ग्रांट कर दिए गए, और कंसेशन मैंने कहा कि जब ये लैंड दिया करते थे, ये लोग गिफ्ट में लैंड दिया किसी को, तो उनके साथ साथ पूरा पूरा राइट्स दे देते थे, ना हम टैक्स लेंगे, ना हम उसकी जो भी हमें वॉर में चीजें मिली हैं, ना हम वॉर बूटीज लेंगे, कुछ भी नहीं लेंगे, फुल्ली ग्रांट। तो चाहे फाइनेंशियल ग्रांट हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रांट हो, ना हम तुम्हारे एरिया को कब्जा करेंगे, चलाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, क्योंकि जीत तो लिया हमने और तुमने हमारी अधीनता को मान लिया, तुमने हमारी सुप्रीमेसी को मान लिया, अब तुम अपना चलाओ, हम सुप्रीम है, हम इसी बात में खुश हैं। काम नहीं करना है, हम राजा बनना चाहते हैं बट काम नहीं करना चाहते हैं, ये बात हो गई थी। तो ना ही आपने एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स अपने पास रखे उन एरियाज के जो आपने जीता, ना ही आपने उसके फाइनेंशियल अधिकार रखे। अरे भैया, आपकी पॉलिटी भी नहीं है वहां पर और आपकी इकोनॉमी भी नहीं है, तो है क्या फिर आपका? जीता किस चीज का आपने? जीत के दौरान आप इसी बात में खुश हो कि अगला हमको राजा मानता है, सेटिस्फैक्शन चाहिए, आई एम द किंग। तो उस राजा ने भी कहा बढ़िया है, सुबह शाम इसको 50 बार मैसेज कर दूंगा व्हाट्सएप पे, तुम राजा हो, तुम राजा हो, तुम राजा हो, तुम राजा हो, वो खुश रहेगा, मैं अपना हिसाब किताब खुद देख लूंगा। और कोई अगर उनके किंगडम से आया, उनको हम दे देंगे ट्रिब्यूट, होमेज, और डॉटर शादी में अपना रूल कर रहे हैं, सॉर्टेड है पूरा। समझ रहे हो प्रॉब्लम? द प्रैक्टिस ऑफ ग्रांटिंग फिस्कल राइट्स, फिस्कल कंसेशंस, कि हम पैसा भी नहीं लेंगे, जो तुम्हारे जमीन से जो एरिया, मान लो हमने ये एक्स एरिया जीता गुप्ताज ने, तो हम इसका जो टैक्स हमको मिल सकता था हम नहीं लेंगे, हटाओ। तो फिस्कल कंसेशंस दे दिए। एडमिनिस्ट्रेटिव कंसेशंस, ये एरिया हमने जीता, हम इसे गवर्न भी नहीं करेंगे, हटाओ। टू प्रीस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स वाज कॉमन इन गुप्ता टाइम्स। और जैसे मैंने कहा कि ये तो एक हो गया कि जो आपने एक एरिया जीता और आपने उसके भी आपने फिजिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स दे दिए। इसके अलावा जो एरिया आपका खुद का था भी, जहां पर आप रूल कर रहे हैं, आपने वो चीज ब्राह्मण्स को, प्रीस्ट को आपने क्या करा, आपने गिफ्ट में ग्रांट कर दिया। और जब आप उनको गिफ्ट देते थे तो ऐसा नहीं कि आपने खाली लैंड गिफ्ट करी,
लैंड के साथ आपने उसके साथ के जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स थे वो भी ट्रांसफर कर दिए, आपने एडमिनिस्ट्रेटिव बेनिफिट्स भी ट्रांसफर कर दिए. So the practice of granting fiscal and administrative concessions to priests and administrators was common in Gupta times. Started in Deccan by the Satvahans, became regular in Gupta times. सातवाहनों के टाइम पे शुरू हुआ था ये चीज, लेकिन गुप्ता के टाइम पे आते आते ये बहुत ज्यादा रेगुलर प्रैक्टिस हो गई. तो नंबर 1 ग्रांटिंग कंसेशंस के अंदर आप पहला पॉइंट लिख सकते हो कि ग्रांटिंग ऑफ फिस्कल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसेशंस टू प्रीस्ट. नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट क्लियर. सेकंड, रिलीजियस फंक्शनरीज वे ग्रांटेड टैक्स फ्री लैंड. अब जो रिलीजियस फंक्शनरीज होते थे उनको जमीन दी, टैक्स फ्री दी, एंड अथॉरिटी टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम पीजेंट. वही बात रिपीट हो गई कि भैया आपने अगर रिलीजियस फंक्शनरीज को, जो रिलीजियस एस्पेक्ट से देखते हैं चीजों को, आपने उनको जमीन दिया तो आपने कहा ठीक है, इस जमीन के साथ जो टैक्सेस भी मुझे मिल सकते थे वो भी तुम रख लो. मैंने आपको ये पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया. नंबर 2, रिलीजियस फंक्शनरीज वे granted tax free land and authority to collect taxes from the peasants. नंबर 2 पॉइंट हो गया. क्लियर है? क्लियर. नंबर 3, villages granted to the beneficiaries were exempt from any royal interference. और जो चीज आप दे रहे हैं गिफ्ट में, फिर कहा कि इसमें कोई भी रॉयल इंटरफेरेंस नहीं होगा. मतलब राजा उसमें किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं करेगा. वंस अ थिंग इज गिफ्टेड, अब हम इसके बाद उसमें कोई भी दखल नहीं देंगे. ये चीज बोला गया कि विलेजेस ग्रांटेड टू बेनिफिशियरीज, जिन भी लोगों को गांव के गांव गिफ्ट कर दिए गए, अब उस गांव में क्या हो रहा है इसको लेकर राजा कुछ नहीं बोलेगा. यही चीज यहां पर लिखी है कि विलेजेस ग्रांटेड टू बेनिफिशियरीज वे एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रॉयल इंटरफेरेंस. ठीक है. सो बेनिफिशियरीज वर आल्सो एम्पावर्ड टू पनिश द क्रिमिनल्स. अब वो जो बेनिफिशियरीज को आपने जमीन दी, गांव दिए, वो क्रिमिनल्स को पनिश भी कर सकता है. नंबर 2, ना ही क्रिमिनल्स को पनिश करेगा, जो टैक्सेस वहां से मिल रहे हैं वो टैक्सेस भी अपने लिए इस्तेमाल करेगा, पीजेंट से टैक्सेस कलेक्ट करेगा. यही चीज लिखा हुआ है कि फ्रॉम पीजेंट्स. क्लियर है यहां तक बात? तो ये आपका नंबर 3 पॉइंट हो गया. चलिए अब हम आते हैं ट्रेंड्स इन ट्रेड एंड एग्रेरियन इकोनॉमी. बहुत सारी चीजें जो है वो आपको ऑलरेडी क्लियर हो गई हैं कि गुप्ता किस प्रकार से काम कर रहे थे, और वही चीज आपको ट्रेंड्स देखने को मिलेंगे ट्रेड और एग्रेरियन इकोनॉमी में. अब देखो यार, गुप्ता का जो पीरियड था, ठीक है, मैं एक आपको रफ डायग्राम बना रहा हूं कि गुप्ता का पीरियड कैसा रहा होगा. ये पूरा एरिया था जिसपे गुप्तास जो है वो गवर्न कर रहे थे, फॉर एग्जाम्पल. ठीक है ना. दिस वॉज द एरिया जिसपे गुप्तास जो है वो डायरेक्टली गवर्न, या फिर मैं कह सकता हूं जिसपे गुप्तास गवर्न कर रहे थे. अब ये पीरियड में आप देखोगे कि गुप्तास ने जब ये वाला पोर्शन कैप्चर कर लिया, दैट इज द पोर्शन जो साकास के पास था, तो उसके साथ साथ उनको बहुत सारे सी पोर्ट्स का भी एक्सेस मिल गया. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको पढ़ा भी चुका हूं, सोपाड़ा. ठीक है. जैसे एक और पोर्ट था जिसको बोलते थे बहरूच, या फिर आपके एनसीईआरटी पहले इसको बोला करती थी ब्रोच. ठीक है ना. इसी को हम लोग बाद में बहरूच कहने लगे. तो जब ये वाले सिटीज आपके पोर्ट्स आपके पार्ट का हिस्सा बन गए, तो इनकी वजह से हमने, यानी कि गुप्ताज ने, दे स्टार्टेड ट्रेडिंग विद हुम, विद रोमन एम्पायर, विद पर्शियन एम्पायर. यही वो टाइम था जब चाइना वाले हमसे बहुत कुछ चीजें सीख रहे थे. साउथ ईस्ट एशिया के लोग भी हमसे कनेक्ट करना चाहते थे. साउथ ईस्ट एशिया के लोग भी हमसे कनेक्ट करना चाहते थे. आप समझ रहे हो कि पर्शिया के साथ, है ना, रोमन्स के साथ, इधर चाइना के साथ, इधर साउथ ईस्ट एशिया. सो दे ऑल वांटेड टू डू ट्रेड विद इंडिया, या फिर वो इंडिया से बहुत कुछ चीजें सीखना चाहते थे. राइट. तो इसीलिए अब हम इस कॉन्टेक्स्ट में जब हम ट्रेड का ट्रेंड पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा. हुआ ये कि हमारे कंट्री से बहुत सारी चीजें जो है वो ट्रेड होके इधर गई, और बदले में क्या आया? बदले में आया गोल्ड, बदले में आए सिल्वर, इस प्रकार की चीजें आई. राइट. एंड दैट इज वाई इंडिया में आपको बहुत बड़ा एक गोल्ड सिंक देखने को मिलता है. गोल्ड के सिक्के बहुत सारे आ गए. बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. तो सबसे पहले हमको इन सब चीजों के बारे में पता कैसे चलता है? वी गेट टू नो अबाउट दिस फ्रॉम फाहे. फाहे ये एक चाइनीज पिलग्रिम थे, बुद्धिस्ट पिलग्रिम थे, और
ये ट्रैवल करते हैं, इंडिया पहुंचते हैं, ठीक है। और जब ये इंडिया आते हैं तो ये बेसिकली पूरा वो कुषाण वाला बेल्ट घूमते 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 पहुंचते हैं गुप्ता के एरियाज तक, ठीक है। तो ये इनका जो स्टडी हुआ वो ये देखा इन्होंने कि भाई उस वक्त का इकोनॉमिक सिनारियो कैसा था, उस वक्त गुप्ता के पीरियड में किस प्रकार का इकोनॉमी था, इन्होंने अब उसको लिखा। तो जो अकाउंट्स मिले हैं हमको फाहे के, उससे हम यहां पर जानकारी लेते हैं। तो फाहे ट्रैवल लॉग्स इन द गुप्ता एम्पायर रिवील दैट मगध वाज रिच एंड फिल्ड विद सिटीज। तो मगध जो पूरा था एरिया, बहुत सारे शहर थे उसके अंदर, ये हमको फाहे के थ्रू पता चलता है। तो फाहे इज बेसिकली अ सोर्स जिसके थ्रू हमको इकोनॉमिक और एग्रीकल्चरल ट्रेंड जो है वो देखने को मिलेंगे। पहला क्या बोला उसने, नंबर 1 मगध जो है बहुत ही रिच है एंड फिल्ड विद सिटीज। नंबर 1 जो फाहे का हमको पता चलता है वो ये पता चलता है, ठीक है। और ये कहा गया कि जो सिटीज हैं ये यहां पर आप देखोगे वेल्दी इंडिविजुअल्स हैं, अमीर लोग हैं जो बुद्धिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं एंड चैरिटेबल एक्टिविटीज खूब सारी कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट है जो आपको याद रखना है, फाहे के अकाउंट से मिलता है। सेकंड, गुप्ता कॉइनेज की बात करेंगे। गुप्ता ने बहुत सारे नंबर में, हमने बताया आपको कि गोल्ड कॉइन्स को इशू किया है। इन गोल्ड कॉइन्स को क्या दिनार बोला जा रहा है, दिनार्स, इन वेरियस टाइप्स एंड सब टाइप्स। तो एज यू कैन सी गोल्ड कॉइन ये भी है, ये भी है ना। अलग अलग टाइप के मोटिव्स उस पर बनवा रखे थे, अलग टाइप की उस पर जो हम कह सकते हैं ब्रांडिंग करा रखी थी, वैसी चीज चल रही थी। वाइल नॉट एज प्योर इन गोल्ड कंटेंट एज कुशांस, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दिस पॉइंट कि गुप्ता के जो गोल्ड कॉइन्स थे वो उतने प्योर नहीं है जितने कि कुषाणों के रहे। गुप्ता गोल्ड कॉइन्स वेर यूज्ड फॉर पेइंग ऑफिसर्स इन द आर्मी एंड एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज फॉर लैंड ट्रांजैक्शंस। तो गुप्ता का कॉइन्स का जो यूसेज है वो यहाँ पर है, तो वो हमको सब फाहे के अकाउंट से पता चल रहा है। गुप्ता कॉइनेज में नंबर 1 जो चीज आपको पता चलनी है वो ये कि भाई उनके गोल्ड कॉइन्स को हम दिनार बोल रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि उनके गोल्ड कॉइन्स उतने प्योर नहीं थे जैसा कि कुषाणों के होते हैं, लेकिन हाँ हम उनके गोल्ड कॉइन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों को सैलरी देने के लिए। क्लियर? नाउ आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ गुजरात, जब गुजरात को जीत लिया गया तो सिल्वर कॉइन्स इशू किए गए, ठीक है। द गुप्ताज इशूड सिल्वर कॉइन्स, प्राइमरी क्यों, लोकल एक्सचेंज के लिए। तो ये एक बात ध्यान रखिएगा कि गोल्ड कॉइन्स तो इशू किए, लेकिन जब उन्होंने गुजरात को कॉन्क्वेस्ट किया, गुजरात का एरिया आया, काठियावाड़ का एरिया आया, है ना, इन सब का एरिया जब जीता उन्होंने, तो उन्होंने सिल्वर कॉइन्स को यहां पर क्या किया, इशू किया है। सिल्वर प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द ट्रांजेक्शन स्पेशली अंडर द वेस्टर्न क्षत्राप्स, ठीक है। तो लोकल एक्सचेंज के लिए, यानी कोई सामान खरीदना है ना, तो ऑब्वियसली गोल्ड में ना हो वो चीज। समझ में आया कि जब उन्होंने अपना एक्सपेंशन किया तो उन्होंने गुजरात जब जीता तो उसके बाद सिल्वर कॉइन्स इशू करना शुरू कर दिए। तो ऑब्वियसली बात है गोल्ड के मुकाबले कम वैल्यू है तेज की, तो जो एक्सचेंजेस होंगे लोगों से सामान की खरीदारी जो होगी वो सिल्वर में होगी, तो वो थोड़ा सा कम मतलब उसमें जाएगा, राइट। तो सिल्वर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं। तो जो लोकल ट्रांजैक्शंस थे, जो होने लगी थी चीजें, वो इन सिल्वर कॉइन्स में आपको देखने को मिल रहा है। इन कॉन्ट्रास्ट टू दी कुशांस की बात करेंगे तो गुप्ता कॉपर कॉइन्स वेर रिलेटिवली स्कार्स, suggesting that the use of money did not touch common people as it did under the कुशांस। तो एक बात समझ में आती है कि गुप्ता ने कॉपर कॉइन्स भी इशू किए, ठीक है, लेकिन वो बहुत कम थे। इसका मतलब ये है कि जो मनी है वो कॉमन पीपल तक नहीं पहुंचा। कुषाणों के टाइम पे कॉमन पीपल तक मनी था, हर आदमी मनी का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन क्योंकि कॉपर कॉइन्स और कम थे तो ये शो करता है कि गुप्ता के पीरियड में कॉमन लोगों तक सिक्के नहीं पहुंचे या फिर कॉइन्स या मनी करेंसी नहीं पहुंची। नाउ लॉन्ग डिस्टेंस जो ट्रेड है वो डिक्लाइन कर गया, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड कम होने लग गया। क्यों कम होने लग गया उसको समझते हैं। तो जैसे जैसे आप समझ रहे होगे कि अभी तो ये सारे लोग तो थे, रोमन्स थे, पर्शियंस थे, ये हमसे ट्रेड कर रहे थे, बट कुछ ऐसी चीजें हुई जैसे कि जो चीजें अभी तक इंडिया के साथ ट्रेड हो रही थी, अब वही चीजों की जो सीख है वो रोमन्स और पर्शियंस चाइना से सीखने लग गए। तो इंडिया का एक तो अल्टरनेटिव चला गया, मतलब उन्होंने छोड़ दिया जो इंडिया प्राइमरीली उनका था, अब उन्होंने उसकी जगह वही चीजें चाइनीज से सीखना शुरू कर दी। तो एक तो ये रीजन बना लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड डिक्लाइन करने का, और दूसरा ऑब्वियस सी बात है कि जब गुप्तास के हाथ से वो पोर्ट वाले सिटीज, बहरूच हो गया, सुपाड़ा हो गया, जब ये सब चले गए तो ऑब्वियस सी बात है उनके साथ वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड भी खत्म हो जाएगा। सो देयर वाज अ डिक्लाइन इन द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, पर्टिकुलरली इन द एक्सपोर्ट ऑफ सिल्क। तो पहले सिल्क का एक्सपोर्ट हो रहा था वो डिक्लाइन कर गया।
Until around 550 AD, इंडिया मेंटेन ट्रेड विद ईस्टर्न रोमन एम्पायर एक्सपोर्टिंग सिल्क। हमारा 550 AD तक बहुत बढ़िया ट्रेड चल रहा है, लेकिन उसके बाद आपको पता है उसके बाद तो बहुत सारे वीक रूलर्स आए, हुन का इन्वेजन हुआ, हर चीज वीक हो गया। अराउंड 550 AD द ईस्टर्न रोमन एम्पायर लर्नड सिल्क प्रोडक्शन फ्रॉम चाइना। जैसे मैंने कहा ना कि एक तो उनको चाइना से वो चीज सीखने को मिल गई, तो उनको ऑल्टरनेटिव तरीका मिल गया, which negatively impacted India's silk import। तो पहला रीजन क्या था लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड खत्म होने का? नंबर वन रीजन था कि चाइना एक ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ उनको तरीका बन गया जहां से वो सिल्क के बारे में जानने लग गए थे, प्रोडक्शन ऑफ सिल्क प्रोडक्शन उनको मिल गया था। दे लर्न द सिल्क प्रोडक्शन थ्रू चाइनीज। नेक्स्ट, डिमांड फॉर इंडियन सिल्क अब्रॉड डिमिनिश्ड बिफोर द मिड 6th सेंचुरी। और जो इंडिया की जो सिल्क की डिमांड थी वो डिमिनिश भी हो गई, कहां पर? इन ड्यूरिंग दी बिफोर द मिड 6th सेंचुरी। तो डिमांड फॉर इंडियन सिल्क अब्रॉड वो भी कम होना भी एक रीजन यहां पर बन जाता है। ठीक है, आई होप ये दोनों पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नाउ, इमर्जेंस ऑफ प्रीस्टली लैंडलॉर्ड्स। तो इसका भी अब आपको क्रक्स समझ में आ गया होगा कि जब राजा महाराजा जब वो ब्राह्मणों को अपनी लैंड ग्रांट करेंगे, गिफ्ट में देंगे, तो वही जो ब्राह्मण्स थे जो प्रीस्ट को गिफ्ट में दिया, तो वो प्रीस्टली क्लास या वो ब्राह्मण क्लास जो प्रीस्टली क्लास थी वो लैंडलॉर्ड में कन्वर्ट हो गई, राइट। और वही लैंडलॉर्ड जो है अब वो लोकल पीजेंट से काम करवा रहे हैं, उन्हीं से टैक्सेस ले रहे हैं। तो वो टैक्सेस जो सीधे सरकार को जाने चाहिए थे, यानी कि जो किंग को जाने चाहिए थे, वो प्रीस्टली क्लास को मिल रहे हैं। तो प्रीस्टली क्लास जो है वो और ज्यादा पावरफुल हो रही है, ठीक है, और पीजेंट जो उस पर काम कर रहे हैं वो कमजोर हो रहे हैं। So significant development during the Gupta period, especially in the Madhya Pradesh, was the rise of priestly landlords at the expense of local peasants। तो एक बात समझ में आ रही है कि local peasants के कॉस्ट पे priestly क्लास का यहां पर जन्म होता है, ठीक है। लैंड ग्रांट्स वेर मेड टू द प्रीस्ट। आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट ऑल दिस चीजें कि लैंड ग्रांट्स प्रीस्ट को करी गई, लीडिंग टू द कल्टीवेशन ऑफ प्रीवियसली अनयूज्ड एरियाज। अब क्या हुआ, जो प्रीवियसली यूज्ड एरियाज नहीं थे, अनयूज थे, अब वो उस पर भी कल्टीवेशन हो रहा है। बट दीज ग्रांट्स ऑफन इंपोज द लोअर स्टेटस ऑन द लोकल ट्राइबल पीजेंट्स। तो सिंपल बात क्रक्स में क्या निकल के आ रही है कि लैंड ग्रांट्स हुए प्रीस्ट को, लीडिंग टू द कल्टीवेशन ऑफ प्रीवियसली अनयूज्ड एरियाज। जो एरियाज यूज नहीं किए गए थे प्रीवियसली, उस जमीन को भी कल्टीवेशन में लाए वो प्रीस्टली क्लास के लोग। लेकिन बट दीज ग्रांट्स, जो ग्रांट्स यहां पर लैंड ग्रांट्स हो रही थी राजा महाराजा को, ऑफन इम्पोज्ड अ लोअर स्टेटस ऑन द लोकल ट्राइबल पीजेंट्स। तो जाहिर सी बात है कि राजा ने अगर एक जमीन जो है वो इन प्रीस्टली क्लास को दी है, तो जो लोकल पीजेंट्स है उनका स्टेटस और गिर गया, ठीक है। इन सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया पीजेंट वे सब्जेक्टेड टू फोर्स लेबर। और इसके लिए मैंने आपको वर्ड बताया था कि विष्टि वॉज समथिंग जो चल रहा था, ठीक है ना। इसके रिगार्डिंग हमने एक वर्ड भी स्टार्टिंग में देखा था, ये देखिए यहां पर फोर्स लेबर की बात हो रही थी, कहां गया, कहीं जो हमने डिस्कस किया था अभी फोर्स लेबर को। आई थिंक आई एम नॉट एबल टू सी इट एग्जैक्टली कहां लिखा हुआ है, बट एनीवे चलिए कोई बात नहीं। हमें समझ में आ रहा है कि ठीक है, तो लैंड ग्रांट्स जो है वो प्रीस्ट को यहां पर हो रहे हैं। तो इमर्जेंस ऑफ प्रीस्टली क्लास में लैंड ग्रांट्स मेड टू प्रीस्ट लीडिंग टू कल्टीवेशन ऑफ प्रीवियसली अनयूज्ड एरियाज। लेकिन ये जो ग्रांट्स हैं ऑफन इंपोज लोअर स्टेटस, इससे और ज्यादा स्टेटस जो है वो लोअर हो गया। तो इमर्जेंस ऑफ प्रीस्टली लैंडलॉर्ड्स में एक पॉइंट तो ये है कि भैया वो प्रीस्टली जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो ग्रो करते हैं एट द एक्सपेंस ऑफ लोकल पीजेंट्स। ये पॉइंट याद रखना है आपको। और इसी के एक्सप्लेनेशन में ये है क्या कि लोकल पीजेंट्स के एक्सपेंस में, कैसे कि लोकल पीजेंट्स का स्टेटस और लो हो गया, और लोअर स्टेटस हो गया, है ना, और पीजेंट्स पे सब्जेक्टेड टू फोर्स लेबर। तो पॉइंट ये है कि ये कैसे कह सकते हो आप, ये लाइन को एक्सप्लेन करने वाली बात है कि राइज ऑफ प्रीस्टली लैंडलॉर्ड्स वाज एट द एक्सपेंस ऑफ लोकल पीजेंट्स। एक्सप्लेन। तो आपको उसमें पहला पॉइंट जो मिल रहा है वो ये, नंबर वन, कि भाई ये जो लैंड ग्रांट्स हुए उससे जो स्टेटस है वो और लोअर हो गया। नंबर वन पॉइंट ये आपको क्लियर होना चाहिए। नंबर टू पॉइंट, वही पीजेंट्स को आप फोर्स लेबर करने को बोल रहे हो। नंबर टू पॉइंट, ठीक है, द ब्राह्मण बेनिफिशरीज इंट्रोड्यूस्ड इंप्रूव्ड एग्रीकल्चर। ब्राह्मण जो बेनिफिशरीज थे, यानी कि वो बेनिफिशरीज जो राजा जो ब्राह्मणों को दिया है ग्रांट, तो इंट्रोड्यूस्ड इंप्रूव एग्रीकल्चर नॉलेज इन ट्राइबल एरियाज ऑफ सेंट्रल एरिया। तो हाँ ठीक है, तो जो ब्राह्मण बेनिफिशरीज थे उन्होंने कुछ तो इंप्रूव्ड तरीके की जो आपकी एग्रीकल्चर है उसको इंपोज कराया, इंप्रूव्ड एग्रीकल्चर नॉलेज ये हुई, ठीक है, और इसको इंट्रोड्यूस भी किया इन बेनिफिशियरीज ने। तो ये एक तीसरा चीज है, ये भी नोट कर लीजिएगा यहां पर। अब आते हैं हम लोग सोशल डेवलपमेंट्स पे, यानी कि अब हम सोसाइटी के बारे में बात करेंगे,
ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो नारद स्मृति लिखा हुआ है वर्ड, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, किस प्रकार से सोसाइटी डेवलप हो रही है। तो एक बात ये क्लियर हो रही है कि अगर ये ब्राह्मण प्रीस्टली क्लास को हम अगर लैंड ग्रांट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जो ब्राह्मण क्लास था वो पावरफुल क्लास निकल के आएगा, राइट। तो ब्राह्मण सुप्रीमेसी एंड गुप्ता किंग्स, ये बात क्लियर हो रही है कि ब्राह्मण्स की सुप्रीमेसी थी। सोशल डेवलपमेंट में एक बात क्लियर हो रही है कि सोसाइटी के अंदर ब्राह्मण्स की सुप्रीमेसी थी। लैंड ग्रांट्स टू ब्राह्मण्स ऑन अ लार्ज स्केल इंडिकेट द कंटिन्यूड इन्फ्लुएंस ऑफ ब्राह्मण्स ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। अब आई थिंक मैं वही चीज ना क्लियर कर चुका हूं बता के, तो इसलिए ये पॉइंट तो सबको क्लियर हो रहा है क्या कि भैया यहां से समझ में आ रहा है पॉइंट 1 ब्राह्मणा सुप्रीमेसी। ठीक है, आई होप ये पॉइंट सबको यहां पर अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट, नाउ द गुप्तास ओरिजिनली ये क्या थे, ये एक पॉइंट देखिएगा जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है, बट समझना है कि गुप्तास जो है वो ओरिजिनली क्या थे, वैश्यास थे, लेकिन ब्राह्मण उनको शिगार्ड करते थे कि क्षत्रियास है क्योंकि गुप्तास राजा बन गए और वैसे ये वैश्यास थे। ठीक है ना, ओरिजिनली गुप्तास वे बेसिकली व्हाट, वैश्यास, बट दे वर रिगार्डेड एज क्षत्रियास बाय द ब्राह्मण्स। ठीक है, तो ये एक और नंबर 2 पॉइंट हो गया सोशल डेवलपमेंट में, ब्राह्मण्स की सुप्रीमेसी है, जो गुप्तास है दे आर रिगार्डेड एज क्षत्रियास। सोसाइटी पढ़ रहे हैं हम लोग, बाय ब्राह्मण्स हु प्रेजेंटेड देम एज पोजेसिंग गॉड लाइक एट्रीब्यूट्स। तो ये होता था कि भाई जो गुप्तास है वो क्षत्रियास है एंड उनके अंदर गॉड लाइक एट्रीब्यूट्स, वो लोग खुद बोलते थे ब्राह्मण्स, क्योंकि ब्राह्मण्स को इतना सपोर्ट मिलता था, लैंड ग्रांट्स मिल रही हैं, तो ब्राह्मण्स जो है प्रीस्ट जो होते थे वो कंपेयर करते थे उन राजाओं को विद गॉड्स, राइट। सो दिस रिलेशनशिप लेजिटिमाइज गुप्ता रूलर सपोर्ट फॉर द ब्राह्मणिकल ऑर्डर, ऑब्वियसली। अब यही रिलेशनशिप जो थी दोनों की, ब्राह्मण्स एंड गुप्तास और गुप्तास एज क्षत्रियास, तो एक तरफ जहां पर ये कैसे चल रही है रिलेशनशिप, गुप्तास दे आर गिविंग ऑल ग्रांट्स टू दे आर गिविंग द ग्रांट्स टू ब्राह्मण्स, गुप्तास ब्राह्मणों को क्या कर रहे हैं, ग्रांट कर रहे हैं, लैंड दे रहे हैं, गिफ्ट कर रहे हैं, तो बदले में गुप्त ब्राह्मण्स आर आल्सो कंसीडरिंग देम एज रिगार्डिंग देम एज क्षत्रियास। ये जो रिलेशनशिप चला ब्राह्मण क्षत्रिय वाला, ठीक है, वही लिखा हुआ है कि इससे क्या समझ में आया कि ब्राह्मणिकल ऑर्डर को सपोर्ट मिला। दिस रिलेशनशिप, इससे गुप्तास का जो रूलर्स हैं उनका मतलब, जस्ट अ मिनट, दिस रिलेशनशिप लेजिटिमाइज गुप्ता रूलर्स, और लेजिटिमाइज हो गए, क्यों, क्योंकि ब्राह्मण सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट फ्रॉम द ब्राह्मणिकल ऑर्डर, क्योंकि गुप्ता किंग्स दे वर सपोर्टिंग ब्राह्मणिकल ऑर्डर, आना चाहिए ब्राह्मणिकल ऑर्डर, तो ब्राह्मण्स उनको सपोर्ट कर रहे थे, ये साठगांठ चल रही थी। ब्राह्मणास अक्यूमुलेटेड वेल्थ थ्रू लैंड ग्रांट्स, तो ब्राह्मणास को वही रिपीट हो रहा है कि ब्राह्मणास को वेल्थ कैसे मिली, लैंड ग्रांट्स के थ्रू, लीडिंग टू द असर्शन ऑफ प्रिविलेजेस, उनको इस वजह से प्रिविलेजेस मिले, एज लिस्टेड इन दी नारद स्मृति अ 5th सेंचुरी लॉ बुक। तो इस 5th सेंचुरी लॉ बुक में, इसका नाम है नारद स्मृति, इसमें वो सारी चीजें, वो सारे प्रिविलेजेस को लिस्ट कर रखा है। ठीक है, सो ब्राह्मणास अक्यूमुलेटेड वेल्थ थ्रू लैंड ग्रांट्स लीडिंग टू द असर्शन ऑफ प्रिविलेजेस, तो प्रिविलेजेस लिस्टेड हैं किसमें, नारद स्मृति में, ये एक पॉइंट है जो आपको याद करना है। तो भाई सोशल डेवलपमेंट्स में ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी, क्षत्रियास, गुप्तास रिकॉग्नाइज्ड एज रिगार्डेड एज क्षत्रियास, सो दिस वाज द, मतलब ये इससे क्या हुआ, गुप्ता रूलर्स का जो रूल है वो और लेजिटिमाइज हो गया विद द हेल्प ऑफ ब्राह्मणिकल सपोर्ट। क्यों, क्योंकि गुप्ता रूलर्स ब्राह्मणिकल ऑर्डर्स को मान रहे हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं। सो बेसिकली ये जो लिस्ट, जो प्रिविलेजेस हैं ब्राह्मणास को जो मिलते थे, ब्राह्मणास अक्यूमुलेटेड वेल्थ थ्रू लैंड ग्रांट्स लीडिंग टू द असर्शन ऑफ प्रिविलेजेस, तो भैया उनको प्रिविलेजेस मिलते थे, वो किसमें लिखे हुए हैं, नारद स्मृति में लिखे हैं। ये एक लॉ बुक है 5th सेंचुरी की, ये आप देख पा रहे हैं यहां पर, क्लियर है। नाउ प्लीज कम टू द नेक्स्ट, नाउ वी विल टॉक अबाउट कास्ट प्रोलिफरेशन। कास्ट क्यों फैलती है, कास्ट का प्रोलिफरेशन कैसे होता है। प्रोलिफरेशन का बेसिक मतलब होता है स्प्रेड, तो हाउ डज दिस स्प्रेड्स। अब एक बात आपको क्लियर करनी है कि जो वर्णा सिस्टम होता है, इट इज बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन, वर्ण, क्योंकि वर्णा का जो मतलब था, वर्णा जो आता है व्री से आता है, व्री वर्ड है व्री, और उसका मतलब था, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में जब हम लोग पढ़ रहे थे वर्णा सिस्टम की शुरुआत हुई थी, कि वर्णा इज बेसिकली रिलेटेड टू कलर, राइट। तो उस वक्त सोसाइटी का डिवीजन जो है
कैसे किया गया था? ऑन द बेसिस ऑफ वर्ण, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन के बेसिस पे। लेकिन उसके बाद यहां दो रीजंस आपको सामने आएंगे कि जो फॉरेनर्स हैं, जब उनका लॉट इन हमारे कंट्री पहुंचा तो फॉरेनर्स को एसिमिलेट कर लिया गया इंडियन सोसाइटी के अंदर, अलग अलग क्लासेस के अंदर। तो वहां कास्ट बनना शुरू हुआ। तो बेसिकली कास्ट इज रिलेटेड टू बर्थ, ठीक है, और जो वर्ण है इट इज रिलेटेड टू ऑक्यूपेशन। डिवीजन ऑफ सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ वर्णा रिलेटेड विद ऑक्यूपेशन, क्लियर? सो द कास्ट सिस्टम proliferated मतलब spreaded into numerous subcaste ड्यू टू टू मेन फैक्टर्स। दो बड़े रीजंस की वजह से यहां पर यह चीज देखने को मिला। फर्स्ट रीजन क्या है? फॉरेनर्स हु वर एसिमिलेटेड इनटू द इंडियन सोसाइटी वर कंसिडर्ड सेपरेट क्लासेस। तो जो फॉरेनर्स थे, फॉरेनर्स वो हमारे सोसाइटी में क्या हुए? असिमिलेट हुए। तो यहां से क्या हुआ कि उनको अलग अलग सेपरेट सेपरेट कास्ट के अंदर हमने असिमिलेट किया। नंबर क्या हुआ इससे? कॉन्करर्स ऑफन ऑब्टेन्ड द स्टेटस ऑफ क्षत्रियास, और वो कॉन्करर्स क्षत्रिया का स्टेटस ले लेते थे, ठीक है। देन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द ट्राइबल पीपल इनटू द ब्राह्मणिकल सोसाइटी, जो ट्राइबल पीपल थे वो ब्राह्मणिकल सोसाइटी में एब्जॉर्ब हो गए थ्रू लैंड ग्रांट्स, लेड टू द इमर्जेंस ऑफ न्यू कास्ट। यहां से नई कास्ट आ गई। वो ट्राइबल लोग, उनका एब्जॉर्प्शन हुआ किसमें? सोसाइटी में, जो कि ब्राह्मणिकल सोसाइटी थी, थ्रू लैंड ग्रांट्स। भाई लैंड ग्रांट हुए, एक जगह का एरिया है, वो लैंड है, उस पर ट्राइबल लोग रह रहे हैं, और जब ट्राइबल वो लैंड को ग्रांट किया गया ब्राह्मण्स को, तो वो पूरी पूरी लैंड चली गई, उसके लोग भी गए साथ में जो उस पर रहते थे। सो बेसिकली द एब्जॉर्प्शन ऑफ द ट्राइबल पीपल, जो लोग थे ट्राइबल पीपल उस लैंड पर रह रहे थे जिसको ग्रांट किया गया, लैंड जो ग्रांट कर दी गई है, वो लोग एब्जॉर्ब हुए। So the absorption of tribal people in the Brahminical society through land grants led to the emergence of new caste। यहां से भी नई कास्ट का जन्म हुआ। भाई यही ट्राइबल पीपल वाले लोग जो है नई कास्ट में उभर के आए। ईच ट्राइब, ये जो ट्राइबल पीपल थे, व्हेन इंटीग्रेटेड, जब वो सोसाइटी में मिक्स हुए, बिकेम अ काइंड ऑफ कास्ट विद इट्स ओन सोशल स्टेटस। तो ये जो ट्राइब जो रह रही थी उस लैंड पे, जब वो लैंड किसी राजा ने ग्रांट करी, गिफ्ट करी ब्राह्मण्स को, तो ब्राह्मणिकल सोसाइटी बनी ना। तो ब्राह्मणिकल सोसाइटी में वो ट्राइबल पीपल एसिमिलेट हुए, एब्जॉर्ब हुए, और हर वो ट्राइब जो वहां रह रही थी वो एक नया कास्ट बन गई। ईच ट्राइब व्हेन इंटीग्रेटेड बिकेम अ काइंड ऑफ कास्ट विद इट्स ओन सोशल स्टेटस। उनका खुद का सोशल स्टेटस यहां पर रहा। तो आई होप कास्ट प्रोलिफरेशन कैसे हुआ वो क्लियर हो गया। नंबर वन रीजन, जो फॉरेनर्स आए, जब वो हमारे सोसाइटी में एसिमिलेट हुए, राइट, तो हर फॉरेनर्स जो है वो उनको स्टेटस मिला, वो एक सेपरेट क्लासेस कास्ट बन गया। फॉरेनर्स हु वर एसिमिलेटेड इनटू द इंडियन सोसाइटी वर कंसिडर्ड सेपरेट कास्ट। वो फॉरेनर्स को सेपरेट कास्ट दिया गया, ठीक है, उनको स्टेटस मिला क्षत्रियास का, बट कास्ट डिफरेंट, ठीक है। बट यहां पर दूसरा ट्राइबल पीपल वाली कहानी, जो ट्राइबल पीपल्स रहते थे उन लैंडों पे, जब लैंड्स को ग्रांट किया गया, तो जिसको भी ब्राह्मण्स को लैंड मिली ग्रांट में, तो उसके ट्राइबल पीपल एक एक अलग अलग कास्ट बना गए। आई होप ये पॉइंट यहां पर क्लियर हो गया होगा। नाउ पोजीशन ऑफ शूद्रास की बात करेंगे। अब हमने देखा था कि मौर्यास के टाइम पे चीजें बड़ी ही खराब थी, और शूद्रास का जो पोजीशन था वो ये था, लेटर वैदिक पीरियड में भी देखा था हमने कि दे वर बेसिकली कंसिडर्ड द सर्वेंट्स, स्लेव्स। लेकिन यहां पर शूद्रास की बात करेंगे तो शूद्रा की जो पोजीशन है वो थोड़ी बेटर हुई, इमेज इज बेटर, ठीक है। तो शूद्रास इन गुप्ता टाइम्स वर अलाउड। अब देखो कैसे कैसे, व्हाट इज द स्टेटस। नंबर वन, शूद्रा की पोजीशन बेटर। ये तो पहले एक क्रक्स में यही लिख लो, पोजीशन इंप्रूव्ड। एक तो क्रक्स में ये लिखना है आपको। अब आपके दिमाग में आना चाहिए हाउ, कैसे कह सकते हैं पोजीशन इंप्रूव। नंबर वन, दे वर अलाउड टू लिसन टू रामायण एंड महाभारत एंड पुराण। नंबर वन रीजन, कैसे कह सकते हैं कि उनका स्टेटस इंप्रूव हुआ, उनको अलाउ था कि अब वो रामायण महाभारत और पुराणों को सुन सकते हैं। दूसरा, दे कुड वर्शिप द डाइटी कृष्ण, वो कृष्ण को, लॉर्ड कृष्ण को अब वो वर्शिप कर सकते थे। इससे पता चलता है कि हां उनका स्टेटस जो है वो इंप्रूव हुआ। क्लियर है। नंबर थ्री, शूद्रास वे परमिटेड टू परफॉर्म सर्टेन डोमेस्टिक रिचुअल्स प्रोवाइडिंग इनकम टू द प्रीस्ट। अब
उनको अगर अलाउ कर दिया जाएगा कि आप भी ये डोमेस्टिक रिचुअल्स कर सकते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि अगर वो रिचुअल्स होंगे तो रिचुअल्स को करने कौन आएगा? प्रीस्ट आएंगे। तो प्रीस्ट की अल्टीमेटली इनकम जो है वो बढ़नी थी। तो नंबर 3 रीजन हो गया, ठीक है ना। नंबर 3 प्लीज नोट। फोर्थ, शूद्रास इकोनॉमिक स्टेटस इंप्रूव्ड विद मेनी बिकमिंग एग्रीकल्चरिस्ट। बहुत सारे शूद्रास थे, वो क्या बन गए? बिकमिंग एग्रीकल्चरिस्ट फ्रॉम द 7th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। नंबर 4 ये हो गया। तो ये है कि शूद्रास का पोजीशन के हिसाब से चेंज हुआ, कैसे इंप्रूव हुआ। ये 4 पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, राइज ऑफ अनटचेबल्स। अब शूद्रास का पोजीशन चेंज हुआ, लेकिन अनटचेबल्स की बात करेंगे जिनको उस पीरियड में हम लोग चंडालास कहते थे, चंडाल्स। तो चंडाला की पोजीशन और खराब हुई। कभी किसी रास्ते से अगर चंडाला निकल जाए तो वो रास्ता छोड़ दिया जाता था कि भैया वो रास्ता पॉल्यूट हो गया है, ठीक है। तो अनटचेबल्स को पर्टिकुलरली क्या बोला जा रहा है? चंडाला बोला जा रहा है, चंडाला। तो अनटचेबल्स की संख्या जो है गुप्ता पीरियड के टाइम पे इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज इन नंबर एंड देयर सोशल डिसेबिलिटीज बिकेम प्रोमिनेंट। और उनकी जो सोशल डिसेबिलिटीज थी वो और ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाएंगी। इतना ज्यादा नंबर बढ़ जाएगा उनका कि दे वर नाउ नोटेबल। मतलब एक है ना कि भाई चलो कुछ ही चंडालाज हैं, कुछ ही अनटचेबल्स हैं, तो दे वर बी ओवरलुक्ड। लेकिन आपको हर जगह इतने चंडालाज दिख रहे हैं, इतने चंडालाज दिख रहे हैं, स्वाहीं को इतने चंडालाज दिखे कि आप उसको इग्नोर नहीं कर पाए। आपको लगा सोसाइटी ऐसी है जहां पर बहुत अनटचेबल्स है, नोटेबल पीपल नोटेबल संख्या में आ गए ना। तो वही है कि फाहे द चाइनीज पिलग्रिम नोटेड द चंडाला स्टेटस लिविंग आउटसाइड द विलेज एंड डीलिंग इन मीट एंड फ्लैश। तो नंबर 2 पॉइंट ये है कि राइज ऑफ अनटचेबिलिटी में उनको क्या बोला जाता था? चंडालास बोला जाता था। उनकी सोशल डिसेबिलिटीज बहुत प्रोमिनेंट हो गई थी। नंबर 2, ये जो चंडालास थे ये मीट और फ्लैश में डील करते थे। ये शहर के, इनको गांव के बाहर रहना पड़ता था, लिविंग आउटसाइड द विलेजेस, दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द विलेज। और कभी ऐसा हो रहा है कि वो विलेज में आने वाले हैं तो पहले उनको कुछ सिग्नल करना पड़ता था, इंडिकेशंस देने पड़ते थे। ऐसा कहा जाता है कि पेड़ काटना पड़ता था, इससे ये पता चल जाए कि चंडालास आर अबाउट टू कम, तो लोग वो रास्ता छोड़ देते थे, ठीक है ना। देयर प्रेजेंस वाज कंसिडर्ड पॉल्यूटिंग, लीडिंग अपर कास्ट इंडिविजुअल्स टू अवॉइड देम व्हेन दे एंटर टाउन्स। जब वो शहरों में एंटर कर रहे हैं तो वो रास्ता ही वो छोड़ देते थे। क्यों? क्योंकि उनके प्रेजेंस को पॉल्यूटिंग माना जाता था। आई होप ये सारे पॉइंटर्स आप लोग नोट्स में लिख पा रहे होंगे। यू आर नाउ एबल टू मेक द नोट्स, क्लियर। अब आते हैं स्टेटस ऑफ वुमेन को लेकर। वुमेन के स्टेटस की बात करेंगे तो जो अपर वर्ण की वुमेन थी उनको उतने राइट्स नहीं थे, लोअर वर्ण की जो वुमेन थी उनको ज्यादा राइट्स थे। तो उसमें कहा यह जाता था कि जो लोअर वर्ण की लेडीज हैं, फीमेल हैं, अब चूंकि उनको एग्रीकल्चर वर्क के लिए बाहर जाना है, सो दे आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ देयर हस्बैंड्स, ऐसी चीज बोली जाती थी, ठीक है, ये चीज। और जो अपर वर्ण की जो फीमेल होती थी, दे वर कंसिडर्ड लाइक एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट की तरह यहां पर उनको डील किया जाता था। तो बेसिकली वुमेन का स्टेटस की बात कर रहे हैं तो वुमेन ऑफ द अपर वर्ण डिड नॉट हैव इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, खुद नहीं कमा सकते हैं इन द गुप्ता टाइम्स और इन द प्री गुप्ता टाइम्स। गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता लॉ बुक्स एक्सपैंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्त्रीधन। अब यहां से जो आपको याद रखना है, मतलब एक पॉइंट तो हो गया स्टेटस ऑफ वुमेन में, वो ये कि भैया जो अपर कास्ट की वुमेन थी, अपर वर्ण की, सॉरी नॉट कास्ट, अपर वर्ण की जो वुमेन थी उनका इंडिपेंडेंट लाइवलीहुड नहीं था, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, कॉन्सेप्ट ऑफ स्त्री धन। अब स्त्री का धन क्या माना जाता था? जो भी गिफ्ट शादी के टाइम पे उसके मां बाप या उसके ससुराल वाले देते थे वो स्त्री धन माना जाता था, ठीक है। गिफ्ट टू द ब्राइड ऑन द ओकेजन ऑफ हर मैरिज एज द ब्राइड्स प्रॉपर्टी, वो ब्राइड की प्रॉपर्टी मानी जाती थी। प्रेजेंट्स रिसीव्ड बाय द ब्राइड बोथ फ्रॉम द पेरेंट साइड एंड फ्रॉम हर इन-लॉज फॉर्म द स्त्रीधन। तो स्त्रीधन खाली वो नहीं है कि जो उसके माँ बाप दे रहे हैं, स्त्रीधन वो भी हो जाएगा जो उसके इन-लॉज दे रहे हैं, ऐसा आई जस्ट टोल्ड यू, क्लियर। तो स्टेटस ऑफ वुमेन में आपको अभी यहां पर एक पॉइंट समझ में आया। दूसरा पॉइंट, कॉन्सेप्ट ऑफ स्त्रीधन समझ में आया, स्टेटस ऑफ वुमेन। नंबर 3, वुमेन फ्रॉम द वैश्य एंड शूद्रास, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ये वाला पॉइंट मैं बता चुका हूं कि जो लोअर वर्ण के फीमेल हैं वो बाहर जाएंगी डोमेस्टिक वर्क के लिए, तो कहा जाता था कि भैया उनके पास ज्यादा फ्रीडम है, उनके पास ज्यादा फ्रीडम है। तो वुमेन फ्रॉम द वैश्यास एंड शूद्रास वर्णास कुड एंगेज इन एग्रीकल्चर ऑपरेशंस एंड डोमेस्टिक सर्विसेज गिविंग देम मोर फ्रीडम देन वुमेन फ्रॉम द हायर वर्णास। तो लोअर जो वर्णास थे उनकी वुमेन को ज्यादा फ्रीडम थी। देन विडो इमोल्यूशन और सती, ये प्रैक्टिस गुप्ता पीरियड में शुरू होती है।
आप देख रहे हो किस प्रकार से गुप्ता पीरियड में आते आते एंशिएंट हिस्ट्री एक यू टर्न ले रही है, एक एंशिएंट हिस्ट्री यू टर्न ले रही है। कैसे यू टर्न ले रही है एंशिएंट हिस्ट्री? कि भैया जो पहले आप देखोगे, पहले जो एक्टिविटीज नहीं होती थी, पहले अगर राजा एम्पायर्स छोटे छोटे होते थे, एम्पायर पोस्ट मौर्य पीरियड में बहुत बड़ा एम्पायर बना, लेकिन उसके बाद पोस्ट मौर्य ऑनवर्ड्स चीजें फिर डिक्लाइन होने लगी। गुप्ता पीरियड आज इतना बड़ा नहीं है जितना कि मौर्याज हुआ करता था, है ही नहीं। गुप्ता भी श्रिंक हो गया, फिर छोटे छोटे हिस्से आने लग गए। अभी आप देखोगे पोस्ट गुप्ता और छोटा हो जाएगा। वैसे ही हो गया जैसे जब मगध शुरू हो रहा था, तो जब मगध की स्टार्टिंग होती है, मगध इतने में से है, फिर एक्सपैंड किया, फिर और एक्सपैंड किया, हरियंका के बाद और एक्सपैंड किया। आप देखोगे अशोका के टाइम पे आते आते और एक्सपेंशन हो गया, राइट। पोस्ट मौर्य में ब्रेक होता है, फिर गुप्ता में और कम हो गया। ये सब चीजें नहीं होती है स्टार्टिंग में। मैंने बताया कि सातवाहनों के टाइम पे स्टेटस ऑफ वुमेन अच्छा है, मैट्रिलिनियल सोसाइटी है, माताओं के नाम पे नाम रखे जा रहे हैं। बट गुप्ता के पीरियड में देखो स्टेटस ऑफ वुमेन, विडो एमोल्यूशन शुरू हो गया, सती प्रैक्टिस शुरू हो गई। इमर्ज इन द गुप्ता टाइम्स विद द फर्स्ट रिकॉर्डेड इंस्टेंस इन 1510। क्लियर? आई होप एवरीवन नोज अबाउट दिस। सम पोस्ट गुप्ता लॉ बुक्स अलाउड विडोज टू रीमैरी। अब कुछ पोस्ट गुप्ता लॉ बुक्स हैं, तो इसलिए इस पॉइंट को आपको याद रखना है। ये कुछ ऐसी बुक्स हैं पोस्ट गुप्ता पीरियड की मिलती हैं जो विडोज को दोबारा शादी करने से अलाउ करती हैं अंडर कुछ सर्कमस्टांसेस। क्या? सच एज इफ द हस्बैंड वाज डेड, इंपोर्टेंट और एक्स कम्युनिकेटेड। तो कुछ पोस्ट गुप्ता बुक्स हैं जहां पर उसको रीमैरी करने के लिए अलाउ करते हैं सर्टेन सर्कमस्टांसेस में। क्लियर है? बट ऑब्वियसली सम बुक्स हैं तो इतना फोकस उस पर नहीं जाता है। तो नंबर 3 पॉइंट स्टेटस 4 पॉइंट स्टेटस ऑफ वुमेन इज द सती प्रैक्टिस। पहला इंस्टेंस मिलता है 1510 एडी में। नेक्स्ट, अब हम आते हैं बुद्धिज्म के ऊपर। बुद्धिज्म का यहां पर क्या स्टेट है? देखो, फाही के हिसाब से मैंने बताया ना कि बुद्धिज्म जो है वो कुषाणों के टाइम पे जितना अच्छा था, उतना स्टेटस बुद्धिज्म का गुप्तास के टाइम पे देखने को नहीं मिला। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, प्रमोशन जो है, पैटर्नेज जो है, वो बुद्धिज्म की जगह ब्राह्मणिज्म को मिल रहा है। ब्राह्मणिकल डोमिनेशन है, ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी है। तो ऐसा नहीं है कि बुद्धिज्म को लोगों को उनको मारा काटा, ऐसा कुछ नहीं है। बट ये कह सकते हैं कि हाँ, इन कंपैरिजन टू ब्राह्मणिज्म बुद्धिज्म को उतना ज्यादा प्रोपगेशन या सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। ऐसा फाहे भी बोलते हैं कि जो स्थिति है बुद्धिज्म की वो इतनी नहीं है। बट स्टिल यू विल सी नालंदा यूनिवर्सिटी कमिंग अप, राइट। इस तरह की चीजें हुई, अजंता पेंटिंग्स जो है वो देखने को मिलेंगी एंड ऑल दीज थिंग्स गुप्ता पीरियड के। मतलब ये हम नहीं कह सकते गुप्ता ने उसको पैटर्नाइज किया कि नहीं किया। चलिए देख लेते हैं, एक बार समझ में आ जाएगा। स्टेटस ऑफ बुद्धिज्म, स्टेट ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म डिड नॉट रिसीव एक्सटेंसिव रॉयल पैट्रनेज। मैंने आपको एक बात में ये बात पॉइंट क्लियर कर दिया, राइट। इतना पैट्रनेज उनको यहां पर नहीं मिलता है ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, एंड इट्स प्रोमिनेंस हैड डिमिनिश्ड कंपेयर्ड टू अर्लियर पीरियड्स। अर्लियर पीरियड्स के मुकाबले उनका प्रोमिनेंस कम हो जाएगा। हाउएवर देयर आर स्टिल नोटिसेबल कंस्ट्रक्शंस ऑफ स्टूपास एंड मोनेस्ट्रीज। फिर भी कुछ स्टूपास और कुछ मोनेस्ट्रीज का यहां पर जो कंस्ट्रक्शन है समझ में आता है ना। और ऐसा भी बताया मैंने आपको कि श्रीलंका के एक राजा थे जो परमिशन लेते हैं, लास्ट क्लास से मैंने बताया था, जो परमिशन लेके वहां पर मोनेस्ट्री बनवाते हैं, ठीक है। दैट टुडे इज लाइक नालंदा। सो नालंदा बिकेम अ रिनोन्ड सेंटर फॉर बुद्धिस्ट एजुकेशन, ठीक है, इंडिकेटिंग द एंड्यूरिंग प्रेजेंस ऑफ बुद्धिज्म इन द गुप्ता पीरियड। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं हुआ, बट वो जो कंपैरिजन बात करेंगे ना, जो वर्ड है कंपैरिजन, कंपेयर्ड, वो कंपैरिजन ब्राह्मणिज्म से नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। तो नालंदा जैसी यूनिवर्सिटीज यहां सामने आती हैं, ठीक है। तो स्टेट ऑफ बुद्धिज्म में आपको ये बात इतने में क्लियर होनी चाहिए, राइट। तो क्रक्स में आपको यहां पर बात समझ में आ गई। चलिए आगे आते हैं, नाउ हम ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ भगवतिज्म के बारे में बात करते हैं। देखो सिंपल है, कुछ ज्यादा इसमें टेक्निकल नहीं है, कुछ ज्यादा इसमें प्रॉब्लमेटिक चीजें नहीं है। बस इतनी बात समझनी है कि भागवतिज्म यहां से शुरू होता है। अब भागवतिज्म का ये रिलीजन की बात हम लोग कर रहे हैं, यानी कि जो कॉन्सेप्ट है वो था कि हम लॉर्ड विष्णु को अब यहां पर वर्शिप करने लगे थे। विष्णु, नो, लॉर्ड विष्णु ही वॉज अ माइनर गॉड ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड के टाइम पे वो माइनर गॉड थे, लेकिन बाद में यू विल सी कि भगवतिज्म की शुरुआत कैसे होती है कि वन गॉड नारायणा, ही वॉज, जो उनके फॉलोअर्स थे, they were mixed with, and here comes the concept of Bhagavatism. I'll explain you. Please see this.
दिस डायग्राम इज इनफ टू अंडरस्टैंड द एंटायर कंसेप्ट ऑफ भगवतिज्म। इसमें सब यहां जो लिखा हुआ है ये पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहां जो लिखा है मैं आपको बता दिया कि विष्णु जो है वो एक माइनर गॉड थे वैदिक टाइम्स में, राइट। लेकिन सेकंड सेंचुरी में आप देखोगे कि विष्णु मर्ज्ड विद द नॉन वैदिक ट्राइबल गॉड, एक नॉन वैदिक पीरियड नॉन वैदिक गॉड थे, ट्राइबल गॉड है जिनका नाम है नारायणा। तो इन दोनों को मिक्स कर दिया गया। नारायणा वाज अ डिवाइन काउंटर पार्ट ऑफ ट्राइबल चीफ, ट्राइबल जो चीफ होते थे उनकी काउंटर पार्ट वॉज नारायण, डिवाइन काउंटर पार्ट, ठीक है, गॉडली, राइट। बेस्टोइंग शेयर्स और गुड फॉर्चून, मतलब जो भी अच्छा करेगा भाग जो भी आएगा, फॉर्चून होंगे, शेयर्स होंगे, वो लोगों को मिलेंगे। तो ट्राइबल चीफ के जो काउंटर पार्ट थे डिवाइन होली, वो थे नारायण, ठीक है। तो जो भी अच्छा होगा वो नारायण करेंगे, ठीक है। ऑन हिज वर्शिपर्स इन रिटर्न फॉर द लविंग डिवोशन और भक्ति, और वर्शिपर्स उनके भक्ति की खाते थे। सो विष्णु, लॉर्ड विष्णु एंड नारायण, द वर्शिपर्स वेयर मर्ज्ड क्रिएटिंग व्हाट, भगवतिज्म। बस इतना सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी यहां समझा दिया। सब रिपीटेड है कि भागवतिज्म सेंटर्ड अराउंड द वर्शिप ऑफ लॉर्ड विष्णु और भागवत ओरिजिनेटेड इन द पोस्ट मौर्य पीरियड। क्लियर है, बाकी सब चीजें सेम लिखी है, फ्लो चार्ट के थ्रू आप पूरा समझ सकते हैं। जैसे कि एक माइनर गॉड, वैदिक गॉड थे, लॉर्ड विष्णु के वर्शिपर्स यहां पर हैं, एंड लॉर्ड विष्णु वाज अ माइनर वैदिक गॉड। एक तरफ आपको देखो ट्राइबल गॉड दिख रहे हैं जो कि नॉन वैदिक गॉड हैं, एंड ही इज नारायण, भागवत, इनके वर्शिपर्स, राइट। एंड देन यू विल सी कि इन दोनों के वर्शिपर्स को मर्ज कर दिया गया, ठीक है। एंड वर्शिपर्स ऑफ कृष्ण वासुदेव, लेजेंडरी हीरो ऑफ दी वृष्णि ट्राइब, इनको मर्ज किया गया, यहां से आया है भगवतिज्म। तो बेसिकली यहां पर नारायण और विष्णु इनके वर्शिपर्स प्लस यहां जो कृष्ण वासुदेव के वर्शिपर्स हैं, इन सबको मिक्स करके इनमें मर्ज करके यहां पर क्या बना, भगवतिज्म या वैष्णविज्म यहां से बन के आता है। तो वर्शिप बेसिकली आपको इसके उतने उसमें नहीं जाना है, सिंपल इतना सा है कि गुप्ता के पीरियड में वैष्णविज्म यानी कि वर्शिप ऑफ लॉर्ड विष्णु बड़ा प्रोमिनेंट होती है, ठीक है। तो ये बात आपको यहां पर क्लियर हो जानी चाहिए। आई होप ये बात समझ में आ गई। नाउ लेट अस सी द की फीचर्स। ये जो भगवतिज्म निकल के आया भागवतिज्म, उसके क्या क्या फीचर्स थे वो हम थोड़ा समझ लेते हैं, तो हमें हर चीज क्लियर हो जाएगी। देखिए जरा, भागवतिज्म वॉज मार्क्ड बाय भक्ति, लविंग डिवोशन एंड अहिंसा। दो इंपॉर्टेंट फीचर्स जो पहले आपको याद रखने हैं कि इट इज मार्क्ड बाय भक्ति एंड दूसरा अहिंसा। अहिंसा मतलब नॉन किलिंग ऑफ एनिमल्स, और आप नॉन किलिंग कर रहे हो तो ऑब्वियसली इट इज गुड फॉर द एग्रीकल्चर सोसाइटी। आप अगर एनिमल्स को नहीं किल करोगे तो मतलब एग्रीकल्चर सोसाइटी इज फेवरेबल, एग्रीकल्चर हो पाएगा क्योंकि आप एनिमल का सैक्रिफाइस नहीं करोगे, याद करिए। और दूसरा भक्ति यानी कि लविंग डिवोशन, भक्त है, डिवोटी है। तो भगवतिज्म जो है उसमें दो की फीचर्स निकल के आते हैं, पहला भक्ति और दूसरा अहिंसा। क्लियर है? नाउ भक्ति रिफ्लेक्टेड द लॉयल्टी, भक्ति है, हम लॉयल हैं, जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जो लोग हैं, जो वर्शिपर्स हैं, वो भक्ति बेसिकली इट रिफ्लेक्टेड द लॉयल्टी ऑफर्ड बाय द सब्जेक्ट्स टू देयर किंग्स, ठीक है, अकिन टू द ट्राइबल लॉयल्टी। तो बेसिकली जो भक्ति क्या है, वो क्या रिफ्लेक्ट कर रही है कि कैसे जो सब्जेक्ट्स हैं वो अपनी लॉयल्टी दे रहे हैं किंग को। भक्ति का कॉन्सेप्ट ये था। अहिंसा, इट वॉज suited for the agriculture society क्योंकि and aligned with the fertility cult associated with Vishnu, ठीक है, Lord Vishnu's preserver, right? Worshippers offered rice, sesame and other items to the image of Vishnu। ये चीज भी यहां पर प्रैक्टिस हो रही थी। क्लियर है? लोग इस प्रकार से कर रहे थे भगवतिज्म में, क्या भक्ति है ना अहिंसा। भक्ति मतलब जो लॉयल्टी है टू द किंग वो दिख रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। अहिंसा फेवरेबल फॉर द एग्रीकल्चर सोसाइटी, एग्रीकल्चर हो रहा है, वर्शिपर्स आर नाउ ऑफरिंग व्हाट, राइस, सीसम एंड अदर आइटम्स in front of the image of Vishnu. Some followers adopted vegetarian diets due to their aversion to animal killing. एनिमल किलिंग नहीं है, वेजिटेरियन डाइट्स यहां शुरू हो गई, इस प्रकार से चीजें चल रही हैं। भागवतिज्म वॉज लिबरल, एक की फीचर, अब देखो याद करते चलो। तो भागवतिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है, भक्ति और अहिंसा का, फर्स्ट पॉइंट। और ये आप उस भक्ति और अहिंसा से इन दोनों पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर ले जाओगे। देन नंबर 2, जो वर्शिपर्स थे भागवतिज्म के, दे ऑफर्ड राइस, सीसम एंड अदर आइटम्स टू द इमेज ऑफ विष्णु, ये ऑफरिंग चल रही है, ठीक है। नंबर 3, वेजिटेरियन डाइट्स हो गए, अडॉप्टेड जो फॉलोअर्स हैं वो उन्होंने वेजिटेरियन डाइट फॉलो कर ली, क्यों, क्योंकि भाई ऑब्वियसली एनिमल किलिंग नहीं हो रही। नंबर 4, भागवतिज्म वाज लिबरल, भागवतिज्म वाज लिबरल, प्लीज नोट।
एंड अपील टू अ ब्रॉड ऑडियंस इंक्लूडिंग फॉरेनर्स, आर्टिसंस एंड मर्चेंट्स। तो बड़ा ही लिबरल कॉन्सेप्ट था भगवतिज्म में, और ये ज्यादा मेजॉरिटी लोगों को अपील किया। भगवत गीता, विष्णु पुराण, विष्णु स्मृति टॉट वैष्णव टीचिंग्स। तो आपको वैष्णव टीचिंग्स इनमें मिल जाएंगी, ठीक है। भगवत गीता में, विष्णु पुराण में, विष्णु स्मृति में, इन सब में वैष्णव टीचिंग्स यहां पर सामने आती है, ठीक है। नंबर 5 पॉइंट, की फीचर्स। कृष्ण इन दी भगवत गीता एम्फसाइज रेफ्यूज इन हिम फॉर दोज कंसिडर्ड बॉर्न ऑफ सिन। तो ये माना जाते थे कि हु आर बॉर्न ऑफ सिन, वो कृष्ण भगवान में आप क्या कर सकते हैं, रेफ्यूज ले सकते हैं। सो कृष्ण इन दी भगवत गीता एम्फसाइज व्हाट, रेफ्यूज इन हिम। अब देखो, मैं जो ये सब चीजें यहां पर रिलीजियस एस्पेक्ट पे बोल रहा हूं, ठीक है, सो देयर माइट बी समवेयर, मैं इसलिए मैं आपको ये अभी रोक के बता रहा हूं क्योंकि ये सब चीजें जो है वो मैं नहीं बोल रहा हूं, वो आर एस शर्मा बुक के अंदर लिखी है। मैं जो भी चीजें बोल रहा हूं दोस्त, वो आपकी इस बुक के अंदर है। तो ये मेरे व्यूज नहीं है, ठीक है, ये सिंपली वो व्यूज हैं जो इस बुक के अंदर लिखे हैं। सो द डिस्क्लेमर इज अगेन ऑन। और अगर मैं कोई यहां पर ऐसी बात बोल रहा हूं या कुछ मान लीजिए मेरे से प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाता है, कुछ हो जाता है, सो प्लीज उस चीज को प्लीज डोंट माइंड इट, क्योंकि वो मतलब ऑब्वियसली देयर इज नो इंटेंशनल टाइप ऑफ थिंग्स कि कभी किसी के कोई भी सेंटिमेंट्स हर्ट हो, है ना। इसलिए मैं आपको ये सब चीजें बोल रहा हूँ। दीज आर द व्यूज विच आर मेंशन्ड इन दी आर एस शर्मा बुक। कल को ऐसा ना हो कि कोई अगर यहाँ पर ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट निकल गया है, किसी को ज्यादा इन्फॉर्मेशन हो किसी, है ना, इन चीजों पे, तो आप बोलो कि सर आप यहाँ पर ऐसा बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो ये चीजें। सो आई एम ऑलरेडी टेलिंग यू कि दीज आर द वर्जन्स विच आर रिटन इन दी आर एस शर्मा बुक, right? Next, so by 6th century Vishnu became a dominant god even though he was later part of trinity of gods along with Shiv and Brahma, है ना। तो जो trinity of gods है, शिव, भगवान शिव, है ना, लॉर्ड शिव, ब्रह्मा एंड विष्णु, राइट। तो इनका ट्रिनिटी का पार्ट बन जाते हैं। बट एक जो पार्ट, जो एक कॉमन चीज निकल के आई कि विष्णु जो है, लॉर्ड विष्णु, नाउ ही इज द डोमिनेंट गॉड। तो ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी यहां बोल दी थी, ये चीज मैंने आपको यहां बोल दी थी, क्लियर है। उसी चीज का पूरा एक्सप्लेनेशन यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। नाउ वी कम टू आर्ट। अब आर्ट की बात करेंगे तो आर्ट भी बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी अब टेक्निकल नहीं बचा है। गुप्ता के पीरियड को हम लोग गोल्डन एज कहते हैं, ऑफन हम उसको गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया कहते हैं, विच इज मार्क्ड बाय सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स इन वेरियस फील्ड्स। तो हम जब यहाँ आर्ट की बात करेंगे, हम बेसिकली जो बात करेंगे वो किस प्रकार से गुप्तास का आर्किटेक्चर चल रहा था, क्या क्या चीजें डेवलप हो रही थी, ये चीजें देखते हैं। चलिए देखिए, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी माइट नॉट हैव बीन यूनिफॉर्म। अब गुप्तास के पीरियड में ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक, मतलब हम ये कह रहे हैं कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हो सकता हो बहुत यूनिफॉर्म ना रही हो, एज सम टाउन्स इन नॉर्थ इंडिया डिक्लाइन, कुछ डिक्लाइन हो गए, बट द गुप्तास possess substantial gold reserves and issued large number of gold coins। तो हम इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को लेकर ऑलरेडी कोई कमेंट नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है और ऑलरेडी हम अभी प्रीवियसली पढ़ चुके हैं कि गुप्तास जो है वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में फोर फ्रंट पे नहीं थे, और जो फ्यूडल चीफ्स कर रहे थे वो बेसिकली वहीं से चीजें गवर्न हो रही थी। सॉरी, वो जो आपके आर्टिसंस थे, मर्चेंट्स थे, ट्रेडर्स हैं, उनके थ्रू उनका पार्टिसिपेशन पे इकोनॉमिक एक्टिविटी डिपेंड करती थी कि वो कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आर्टिसंस कितना रोल प्ले कर रहे हैं, ट्रेडर्स कितना कर रहे हैं, मर्चेंट्स कितना कर रहे हैं, उनके बेसिस पे इकोनॉमिक चीजें चलती थी, ठीक है। तो गुप्ताज की जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी थी वो हो सकता है यूनिफॉर्म ना हो, क्योंकि कुछ सिटीज डिक्लाइन कर गए, लेकिन गुप्ताज के बाद इसके बावजूद बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स यहाँ पर थे। नाउ गोल्डन एज एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, गुप्ता की एज को हम लोग, गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया यहां पर कह के बोलते हैं। एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इतनी ना हो, यूनिफॉर्म ना हो, लेकिन मैंने आपको बताया कि गुप्ताज जो है वो काफी पोजेस करते थे सब्सटैंशियल गोल्ड रिजर्व्स। नेक्स्ट, नाउ बुद्धिस्ट आर्ट इन गुप्ता पीरियड। अब देखिए, बुद्धिस्ट आर्ट की बात करेंगे तो हम ऑलरेडी इस चीज को डिस्कस करे हैं कि फाहे जब आए थे तो उन्होंने बोला कि बुद्धिज्म का उतना अच्छा फेज नहीं रहा गुप्ता के टाइम पे, है ना। और उस वक्त आप देखोगे तो ज्यादा जो फेज था वो ब्राह्मणिज्म का। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या चीजें फिर मिली हैं गुप्ता पीरियड में। नोटेबल आर्ट वर्क्स क्या है बुद्धिज्म को लेकर, इंक्लूड, देखिए 2 मीटर हाई ब्रॉन्ज इमेज देखने को मिली है, ठीक है, ऑफ बुद्धा। कहां पर? भागलपुर में, ठीक है, नियर भागलपुर, ठीक है। इसके अलावा 25 मीटर हाई कॉपर 25 मीटर, 2 मीटर हाई ब्रॉन्ज इमेज, 25 मीटर हाई कॉपर इमेज ऑफ बुद्धा, ये रिपोर्ट किया है फाहे ने।
ठीक है। इसके अलावा आपने देखा कि जो सारनाथ और मथुरा हैं, दे वर द सेंटर्स फॉर क्राफ्टिंग ब्यूटीफुल बुद्धा इमेजेस। तो जब हम बुद्धिस्ट आर्ट इन गुप्ता पीरियड की बात कर रहे हैं तो नंबर 1 जो आपको याद रखना है वो क्या है, नंबर 1 कि 2 मीटर का हमको ब्रॉन्ज इमेज मिला है बुद्धा का और 25 मीटर का हमको कॉपर का इमेज मिला है। थर्ड, सारनाथ और मथुरा जो है वो सेंटर्स बन जाते हैं फॉर ब्यूटीफुल बुद्धा इमेजेस। देन मोस्ट सिग्निफिकेंट स्पेसिमेन जो हमको मिलता है बुद्धिस्ट आर्ट का वो होती है अजंता पेंटिंग्स। लेकिन ये क्लैरिटी से कहना मतलब मुश्किल है कि इसको गुप्ताज ने पैटर्नाइज किया कि नहीं किया, मतलब अजंता पेंटिंग्स को किसने पैटर्नाइज किया, गुप्ताज ने किया कि नहीं किया, ये कहना मुश्किल है, ठीक है ना। विच डिपिक्टेड वेरियस इवेंट्स इन लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध एंड प्रीवियस बुद्धास के लाइफ में काफी ज्यादा ये रोल प्ले कर मतलब शो करते हैं ये पेंटिंग्स। बट ये पेंटिंग्स किसने बनाई हैं और अजंता मतलब सॉरी बनाई किसने नहीं, इनफैक्ट गुप्ताज ने इसको पैटर्नाइज किया कि नहीं किया, ये कहना बहुत क्लियरली पॉसिबल नहीं है। नाउ हिंदू आर्ट इन गुप्ता पीरियड, चलिए अब हिंदू आर्ट की बात करते हैं। तो एज यू कैन सी पहली बार ऐसा हुआ जब हिंदू गॉड जैसे विष्णु, लॉर्ड शिव, इनकी इमेजेस सामने आती हैं, इनकी पेंटिंग सामने आती है। एज यू कैन सी इमेजेस ऑफ हिंदू गॉड्स लाइक विष्णु एंड शिव began to appear during this period. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हिंदू आर्ट में पहला पॉइंट यही है कि पहली बार आप देख सकते हैं कि पहली बार इमेजेस सामने आती है, ठीक है। और आर्ट जो होती थी वो पूरा डिपिक्ट करता था होल पैंथियन को। मतलब ये है कि जो मेन डाइटी है वो बीच में होते थे, वो बड़ा बड़ा बनाए जाते थे, उनकी इमेज बड़ी होती थी, और जो लेस इंपॉर्टेंट डाइटीज या उनके सबऑर्डिनेट डाइटीज होते थे वो साइड साइड बनते थे और वो छोटे दिखाई देते थे। तो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता था कि यहां पर ये मेन डाइटी है। आर्किटेक्चरल कंट्रीब्यूशन में गुप्तास का बहुत ही कम लिमिटेड आर्किटेक्चरल अचीवमेंट्स रहे हैं। आपको एक आध जगह ही ऐसा होगा जहां पर क्या मिलेगा, एक आध जगह नहीं, मतलब ऐसा रहेगा कि ब्रिक टेंपल्स देखने को मिले, ब्रिक टेंपल्स, ठीक है। तो एग्जांपल्स ऑफ गुप्ता आर्किटेक्चर इंक्लूड अ फ्यू ब्रिक टेंपल्स इन उत्तर प्रदेश, जैसे कि आपको भीतर गांव में टेंपल मिलेंगे इन कानपुर, देन भितारी इन गाजीपुर एंड देवगढ़ इन झांसी, जहां का मैं रहने वाला हूं, ठीक है। तो एडिशनली द बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी, साथ में नालंदा में जो बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी बनी, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो जब हम आर्किटेक्चर की बात करेंगे, पहला पॉइंट लिमिटेड आर्किटेक्चर, ठीक है, एग्जाम्पल लेंगे हम लोग, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, आपको फ्यू ब्रिक टेंपल्स मिलेंगे, ए पॉइंट भीतर गांव में, बी पॉइंट भितारी में और सी पॉइंट देवगढ़ में, झांसी, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट, बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी एट नालंदा वॉज फाउंडेड इन द 5th century, राइट। किस पर्टिकुलर कौन से गुप्ता रूलर के टाइम पे हुई थी, फाउंडेशन स्टोन किसने लेके किया था, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। देन लिटरेचर की बात करेंगे, तो अब देखिए लिटरेचर के बाद सिर्फ नाम ही नाम को पता होना चाहिए। तो लिटरेचर में कुछ आपके रिलीजियस लिटरेचर भी सामने आते हैं, रिलीजियस लिटरेचर, और कुछ आपके सेक्युलर लिटरेचर भी आते हैं, ठीक है। अब जैसे जब मैं रिलीजियस लिटरेचर की बात करूंगा तो मैं आपसे यहां पर रामायण, ठीक है, महाभारत, इनके जिक्र भी यहां पर होगा, बट आई विल नॉट ड्वेल्व इनटू द थिंग्स कि उसमें एनसीईआरटी में पूरा डिस्कस किया गया है। भगवान राम जो है वो उनको उनके फादर जो है उनको भेजते हैं, है ना, जंगल फॉरेस्ट वनवास के लिए जाते हैं, और देन उसमें फिर ऑब्वियसली सबका नाम आता है, ठीक है ना, कि माता कैकेयी का नाम आता है, राइट। सब चीज़ें डिस्कस हुई हैं। महाभारत की बात आएगी तो वहाँ वो भी आता है किस प्रकार से पांडवास और कौरवास की वो वहाँ पर लड़ाई हुई और कैसे कृष्ण जी जो है वो गाइड करते हैं। तो मैं उन सब की चीज़ों में नहीं जाऊँगा क्योंकि वो चीज़ आपको पता है, बट यहाँ पर जो नाम है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ना। ऐसे ही आपको रिलीजियस लिटरेचर में पुराणों की बात आएगी, ठीक है, पुराण में भी कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसे लिखी, तो ऐसे यहाँ पर नाम सामने आएंगे, ठीक है। बट हम जो फोकस कर रहे हैं अभी पहले वो कर रहे हैं रिलीजियस सेक्युलर लिटरेचर पे, ठीक है। सेक्युलर लिटरेचर की बात करेंगे तो गुप्ता पीरियड में इज रिनोन्ड फॉर इट, काफी जाना जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल पहला नाम आएगा भाषा। भाषा बेसिकली ही रोट 13 प्लेज, इस पीरियड में 13 प्लेज लिखे गए। लेकिन आप देखोगे कि ज्यादातर जो प्लेज आपको गुप्ता पीरियड में मिलेंगे वो कॉमेडीज पे होंगे, ट्रेजेडीज पे नहीं होंगे। कॉमेडीज बेसिकली इज मेन पार्ट, ठीक है। देन हम बात करेंगे यहां पर शुद्राक की एक बुक, इसको बोलते हैं मृच्छकटिका, राइट, द लिटिल क्ले कार्ड। ये बेस्ट वर्क है। इसमें एक लव स्टोरी दिखाई गई है, एक पुअर ब्राह्मण की और एक कोर्टिशियन की बेटी के साथ, ब्यूटीफुल लड़की के साथ जो उनका लव अफेयर होता है, उसको यहाँ पर लव स्टोरी को दिखाया गया है शुद्रा की मृच्छकटिका में, ठीक है। इसके अलावा कालिदास की किताब है, नाम है उसका अभिज्ञान शकुंतलम, फेमस पोइट्स प्ले राइट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया, अभिज्ञान शकुंतलम। इसमें ऑब्वियसली यहाँ लव स्टोरी दिखाई गई है ना, किसकी, किंग दुष्यंत की विद शकुंतला,
राइट। तो यहाँ पर ये भी इनके जो लड़के हैं भरत, उनका नाम भी सामने आता है। देन लैंग्वेज डिफरेंशिएशन का बात आता है। नंबर एक तो 2 हो गई आपकी, 3 हो गई इनफैक्ट। एक तो मैंने आपको पॉइंट बताया क्या, भाषा का। 13 यहाँ पर प्लेस लिखे गए हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड। नंबर 2 मैंने बताया शुद्राक का मृच्छकटिका। फिर मैंने बताया कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम। राइट। लैंग्वेज डिफरेंशिएशन, अब कैरेक्टर्स फ्रॉम दी हायर एंड लोअर क्लासेस स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस। जो हायर क्लासेस होते थे वो क्या, देखो जैसे वुमेन एंड शूद्रास, दे आर बेसिकली यूजिंग व्हाट, प्राकृत। लेकिन जो यहाँ पर हायर क्लास लोग हैं वो संस्कृत का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है लैंग्वेज डिफरेंशिएशन में, प्लीज नोट कर लीजिए। तो 4th पॉइंट, ठीक है, कि हायर एंड लोअर क्लास पीपल अलग अलग लैंग्वेज बोल रहे हैं। वुमेन एंड शूद्रास दे आर स्पीकिंग प्राकृत, और जो हायर क्लास है दे आर स्पीकिंग संस्कृत। नेक्स्ट, अब रिलीजियस लिटरेचर में जैसा मैंने बोला कि आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू द डिटेल्स, ठीक है। अब जैसे यहाँ लिखा है ग्रेट एपिक्स, तो मैं नहीं कह रहा हूँ ना, जैसे आप कहीं हो सकता है कि आप बोलोगे या कमेंट आ जाते हैं कि सर व्हाई आर यू कॉलिंग इट एज, लाइक आप इसको एपिक बोल रहे हो, इट इज अ रियल थिंग जो है, ठीक है। तो मैं इसलिए इस चीज़ों पर नहीं जाऊंगा, यू नो इट बेटर, है ना। तो यहाँ पर रामायण एंड महाभारत की यहाँ पर बात होगी, ठीक है। एंड दे वर कंप्लीटेड, ऑलमोस्ट कंप्लीटेड बाय द 4th सेंचुरी एडी में कंप्लीट हुआ। एंड देन रामायण, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, नरेट्स द स्टोरी ऑफ लॉर्ड राम एम्फसाइजिंग द आइडियल्स ऑफ फैमिली। अब यहाँ पर जो मेन जो टीचिंग्स है वो इंपॉर्टेंट है। आप रामायण की बात करेंगे तो मेन टीचिंग्स क्या है, टीचिंग्स है आइडियल्स ऑफ फैमिली। जैसे आपको अपने फादर की बात माननी चाहिए, है ना। अब जैसे लॉर्ड राम के साथ लक्ष्मण जी आते हैं, तो लक्ष्मण जी अपने बड़े भाई लॉर्ड राम की बात जानते हैं, भगवान राम की बात सुनते हैं हमेशा, तो वो एक चीज है ना। इसके अलावा राइटियसनेस ये चीज बताई गई है, राइट, द ट्रायम्फ ऑफ गुड ओवर इविल, सच्चाई की जीत होगी बुराई पे, ये चीजें बताई गई हैं। तो आई होप ये आप समझ पा रहे होंगे, राइट। महाभारत में भी आप देखोगे ये कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है कौरवास का विद पांडवास, एंड आई सेड कि इसमें क्या बताया गया, इसमें दिखाया गया किंगशिप नोज नो किंगशिप, ये चीज इसमें सिखाई गई, किंगशिप नोज नो किंगशिप। इट टीचेस द इंपॉर्टेंस ऑफ कैरिंग आउट वंस ड्यूटी विदाउट डिजायर फॉर रिवॉर्ड्स, ये चीज इसमें बताई गई है। भगवत गीता फॉर्म्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ महाभारत, emphasizing the duties assigned by caste, rank without desiring awards। तो आप बिना नतीजे का, फल का, बिना आप परिणाम का, बिना आप एक्सपेक्टेशन रखते हुए कि क्या होंगे, आपको अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी चाहिए, ये चीज यहाँ पर बताई गई है। देन संस्कृत ग्रामर की बात करेंगे, एंड देन संस्कृत ग्रामर एंड लेक्सिकॉन। नाउ सी संस्कृत ग्रामर ऑब्वियसली यहाँ पर पनीनी एंड पतंजलि डेवलप करते हैं। नाउ सी संस्कृत ग्रामर वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड बेस्ड ऑन द वर्क्स ऑफ पनीनी एंड पतंजलि। संस्कृत ग्रामर का यहाँ पर होता है। तो फर्स्ट पॉइंट, द पीरियड सॉ द कंपाइलेशंस ऑफ व्हाट, अमरकोश, बाय हुम, अमर सिन्हा। प्लीज नोट कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पीरियड सॉ द कंपाइलेशन ऑफ द अमरकोश बाय अमर सिन्हा which was a significant lexicon. Now it became an essential learning resource for Sanskrit students, particularly those taught in the traditional manner. ठीक है, तो अमर कोश ऑफ अमर सिन्हा एज यू कैन सी, एंड पनिनी, राइट। तो ये दो चीजें आप यहां पर देख पा रहे हैं। Now, ornate style and verse emphasis. The Gupta period marked the development of ornate style in literature, different from the old simple Sanskrit. Emphasis shifted towards verse over prose, and commentary started to appear. संस्कृत वॉज द कोर्ट लैंग्वेज ऑफ गुप्तास। ये एक पॉइंट है जो आपको नोट करना है, जानकारी होनी चाहिए कि संस्कृत जो है वो गुप्तास की यहाँ पर क्या थी, कोर्ट लैंग्वेज थी, ठीक है। एंड वाइल ब्राह्मणिकल रिलीजियस लिटरेचर वॉज अबंडेंट। ये एक चीज ध्यान रखिएगा, संस्कृत वॉज द कोर्ट लैंग्वेज ऑफ द गुप्तास, और जो ब्राह्मणिकल रिलीजियस लिटरेचर थे उसको अबेंड कर दिया गया था। इंपॉर्टेंट है कि जो लिटरेचर थे उनमें स्टाइल क्या था, ऑर्नेट स्टाइल था, है ना, ऑर्नेट स्टाइल। नाउ सी एम्फेसिस शिफ्टेड टुवर्ड्स वर्सेस पे फोकस दिया गया ओवर द प्रोज, राइट। और कमेंट्रीज जो है वो बाद में आना शुरू होती हैं कि कोई भी चीज की कमेंट्री लिखी गई है, ठीक है ना, आपको कोई चीज स्मृति है उस पर कमेंट्रीज भी देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो वही चीज यहाँ मेंशन है। नेक्स्ट लास्ट वी कम टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पर आपको पता है एक मैथमेटिशियन की बात होगी, है ना, एक मैथमेटिशियन की बात होगी, एंड एवरीवन नोज अबाउट आर्यभट्ट, आर्यभट्ट, ठीक है। देन एक बात जो होगी वो शूद्राक की बात होगी, ठीक है, सॉरी सुश्रुता की बात होगी, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह के नाम आते हैं। अब इसमें खाली आपको एक ही नाम आएगा आर्यभट्ट का, हु कंपोज्ड व्हाट, आर्यभट्ट। ही वाज फ्रॉम द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। गुप्ता इंस्क्रिप्शंस जो हैं 448 एडी के वो शो करते हैं कि डेसिमल सिस्टम की नॉलेज जो है वो ऑलरेडी इस वक्त तक इंडिया में थी, एंड दिस इंस्क्रिप्शन इंडिकेट्स द यूज ऑफ न्यूमेरिकल सिस्टम बेस्ड ऑन 10। तो ये चीजें यहाँ पर हैं, आपको पता होना चाहिए एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स की फील्ड में। एक और है जो बुक ऑन एस्ट्रोनॉमी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिखिएगा रोमक सिद्धांत।
अब इससे आपको पता चल रहा है कि दिस इज वेरी मच सजेस्टिंग दैट इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रीक्स आइडियाज, ठीक है ना। सो रोमक सिद्धांत, द बुक ऑन एस्ट्रोनॉमी बाय वराहमित्र was compiled during the Gupta period. तो रोमक सिद्धांत was compiled by वराहमित्र. The title रोमक suggest कि वो उसमें ग्रीक आइडियाज थे, reflecting cultural exchange and intellectual borrowing जो है वो हुई. तो as you can see रोमक सिद्धांत very important, very very important. So with this we come to the end of the chapter. नहीं, अभी क्या बचा है? गुप्ता, क्राफ्ट्समैन एंड मेटलर्जी. अच्छा ठीक है, एक पॉइंट और बचा है. आप देख सकते हैं, ये आप देख रहे हो ना, ये वो आयरन पिलर है, ठीक है, दिस इज दी आयरन पिलर. अब इस आयरन पिलर पे हमने देखा था कि अशोका ने भी अपने इंस्क्रिप्शंस करवाए थे, राइट. अशोका ने अपने इंस्क्रिप्शंस यहाँ पर फॉर एग्जांपल लिखवाए थे. तो इसके बाद गुप्ता पीरियड में भी इसी पिलर पे इंस्क्रिप्शंस आपको यहाँ पर नीचे देखने को मिलेंगे. मैंने आपको लास्ट चैप्टर में पढ़ाया भी था, हरिसेन के द्वारा करी गई चीजें यहाँ पर लिखी गई थी, ठीक है. लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेटलर्जी की, कि ये आपका आयरन पिलर है. जनरली आप देखोगे कोई भी आयरन की चीज होती है वो रस्ट कर जाती है ना, रस्ट कर जाती है. लेकिन ये इतना सालों पुराना आयरन पिलर आज भी रस्ट नहीं किया है. तो ये शो करता है कि उस वक्त की मेटलर्जी कितनी धांसू थी, या उस वक्त के लोगों के मेटलर्जिकल स्किल्स कितनी धांसू थी, ठीक है. उस चीज को ये रिफ्लेक्ट कर रहा है. तो वही चीज यहां पर भी आपको देखने को मिलेंगी. आयरन पिलर फाउंड एट मेहरौली इन दिल्ली, उसमें हमें क्राफ्टमैनशिप देखने को मिल रही है, ठीक है. वर्किंग विद आयरन एंड ब्रॉन्ज, ये काफी अच्छा काम करते थे. जैसे कि एग्जांपल, ब्रॉन्ज इमेजेस ऑफ द बुद्धा वे प्रोड्यूस्ड ऑन अ कंसिडरेबल स्केल ड्यूरिंग दिस पीरियड. तो ब्रॉन्ज इमेजेस काफी देखने को मिली थी, और ब्रॉन्ज इमेजेस हैं तो उनकी मेटोलॉजिकल नॉलेज पता चलती है. नंबर 1 तरीका कैसे मेटोलॉजिकल नॉलेज पता चल रही है, पहला ब्रॉन्ज इमेज मिलना, दूसरा नोटेबल आयरन क्राफ्टमैन फ्रॉम द गुप्ता पीरियड, ये जो आपका आयरन पिलर मिला है मेहरौली में, ठीक है. सो विद दिस वी फाइनली कम टू द एंड ऑफ द चैप्टर. बहुत बड़ा चैप्टर था, इसलिए यहाँ पर हमने इसको इस प्रकार से लिख के कवर किया. उम्मीद है आपको समझ में आया, क्योंकि काफी कुछ इसमें समझने को था, है ना. काफी कुछ बेसिक चीजें समझने को थी कि कैसे चीज़ें चलती हैं, कैसे ग्रांट्स हो रहे थे लैंड के, है ना. ग्रांट्स की वजह से लोग जो है फ्यूडोट्रीज बन जा रहे थे. एंड इसके डाउनफॉल का रीज़न मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है लास्ट वाले लेक्चर्स में, है ना. मैंने आपको हुणों के इन्वेजन के बारे में बताया, वीक एडमिनिस्ट्रेशन भी एक कारण बताया, राइट. तो ये सब चीज़ें हमने लास्ट वाले लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर ली है. चलिए, दैट्स इट टुडे फ्रॉम माय साइड. मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में. जय हिंद, जय भारत.